Unacademy. Let's crack it. Session without wasting any time, that is the marathon session on circuit breakers. चलिए, तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं बच्चों? तो हम कवर करने वाले हैं बेटा सर्किट ब्रेकर कैसे काम करता है, बहुत सारी सर्किट ब्रेकर से जुड़ी हुई टर्म्स, ठीक है, और ये डिफरेंशियल डिस्टेंस और ओवर करंट प्रोटेक्शन, ऑल्टरनेटर, ट्रांसफार्मर और ट्रांसमिशन लाइन, ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट वीक में करेंगे, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया, मैंने इस यूनिट को ना आपके लिए दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। बेटा लोड फ्लो का मैराथन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, तुहीन लास्ट वीक लोड फ्लो हो चुका है, ठीक है। चलो तो शुरू करें भाई। अब देखो यार, जब हम बात करते हैं प्रोटेक्शन की, तो हम बात करते हैं प्रोटेक्टिव स्विचेस के बारे में। ये प्रोटेक्टिव स्विचेस क्या होते हैं? जो पावर सिस्टम में ना सीरीज में लगते हैं प्रोटेक्शन के लिए। कैसे करते हैं प्रोटेक्शन? कि जब कभी कोई भी फॉल्ट आता है या जब कभी सिस्टम का ऑपरेशन एबनॉर्मल होता है, तो ये सर्किट को ओपन कर देते हैं, ये सर्किट को ओपन सर्किट कर देते हैं, उसके अंदर करंट कर देते हैं जीरो। दैट इज द वर्किंग ऑफ प्रोटेक्टिव स्विचेस। तो सिर्फ स्विचेस क्यों नहीं बोला बेटा? देखो दो तरह के स्विचेस हो सकते हैं। एक तो जो हमने इंटेंशनली लगाए हैं, जैसे नेटवर्क में ट्रांजिएंट के टाइम पे होता है, या फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस होते हैं, और एक जो हमें सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाने पड़े कि कभी कोई एबनॉर्मल कंडीशन आ जाए तो हमारे सर्किट को ये तोड़ पाए। तो ये स्विचेस इसलिए लगाए गए हैं ताकि मेरा सिस्टम प्रोटेक्टेड रहे, एंड दैट इज व्हाई दे आर सेड टू बी प्रोटेक्टिव स्विचेस। अब यहां पे सबसे पहला प्रोटेक्टिव स्विच आता है बच्चों फ्यूज। अब ये फ्यूज क्या चीज है? फ्यूज के अंदर ना बेटा एक सिंपल सा कंसेप्ट है, व्हेन हीट जनरेटेड, जब इस फ्यूज के अंदर हीट जनरेटेड ग्रेटर देन थर्मल लिमिट हो जाए, ग्रेटर देन थर्मल लिमिट आ जाए, तब ये फ्यूज ऑपरेट करता है। बेसिकली थर्मल लिमिट क्या होता है ना? थर्मल लिमिट एक मैक्सिमम पॉइंट है जितनी हीट हमारा एक फ्यूज झेल सकता है। अगर उससे ज्यादा हीट फ्यूज में पैदा हो गई तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू ऑपरेट। इसके अंदर क्या होता है ना, इसके अंदर सिंपल सा बेटा दो पॉइंट्स के बीच में एक वायर प्रेजेंट होती है। दो पॉइंट्स हैं, अब इनको ना हमने एक वायर से कनेक्ट करके रखा है लाइक दिस। अब इस वायर में बच्चों जब आपका करंट फ्लो होता है आई, तो यहां पे आपकी हीट कितनी प्रोड्यूस होती है? हीट प्रोड्यूस्ड इज आई स्क्वायर आर टी। आई स्क्वायर आर तो लॉसेस हो गए, इनटू टाइम विल गिव यू द एनर्जी। और जैसे ही ये एनर्जी थर्मल लिमिट के ऊपर जाएगी तो ये वायर मेल्ट हो जाएगी और ये दोनों पॉइंट के बीच का सर्किट टूट जाएगा। तो ये बेसिक होता है फ्यूज का। अब फ्यूज के कुछ पैरामीटर बेटा, इट इज मेड ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल। इसकी जो वायर होती है ना, वो कंडक्टिंग मटेरियल से बनती है। कौन सा कंडक्टिंग मटेरियल हो सकता है भाई? कंडक्टिंग मटेरियल हमारी नेचर में क्या क्या है? हमारे पास कॉपर है, एल्यूमिनियम है, गोल्ड है, सिल्वर है, ठीक है, एलॉयज हैं, ये सारे कंडक्टिंग मटेरियल हैं। दूसरी बात बेटा, इसकी लेंथ जो होती है ना, दैट इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज रेटिंग। अब सर ऐसा क्यों? लेंथ वोल्टेज रेटिंग के प्रोपोर्शनल क्यों? बेटा क्या होता है, जब ये फ्यूज की वायर मेल्ट हो जाती है तो ये दोनों पॉइंट के बीच में एक ओपन सर्किट पैदा हो जाता है। अब आप एक चीज जानते हो, ओपन सर्किट के अंदर करंट जीरो होता है, लेकिन वहां वोल्टेज जरूर होती है, और उस वोल्टेज के कारण ना ये जो दोनों पॉइंट्स हैं आपके, जो मैंने सर्कल में दिखाए हैं, इन दोनों पॉइंट के बीच में बनती है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा हो जाए, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा हो जाए, तो ये बीच का जो मीडियम होगा ना दोनों पॉइंट के, उसको आयोनाइज कर देगी, उसको कंडक्टिंग बना देगी। तो फ्यूज की वायर जल जाने से भी कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर बीच में एयर है तो एयर से भी मेरा करंट फ्लो करने लग जाएगा, तो मेरा करंट एयर से ही जाता रहेगा। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि इन दोनों पॉइंट को एक अच्छी खासी दूरी पे रखा जाए, ताकि इवन एट हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड कम रहे
और इलेक्ट्रिक फील्ड कम, तो बीच का मीडियम ब्रेक डाउन नहीं हो सकता, है ना। देखो क्या होता है, बीच में कोई ना कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है, इट मे बी एयर, इट मे बी अ गैस। अगर वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड आप उस पर लगाओगे ना, तो वो आयोनाइज हो जाता है। कैसे आयोनाइज हो जाता है, देखो एटम की पकड़ में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो एटम में जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखता है। अब अगर आप हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दोगे, आपने न्यूक्लियस से ज्यादा फोर्स इलेक्ट्रॉन पे लगा दिया, तो आप इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर ला सकते हो। अगर इलेक्ट्रॉन एटम के बाहर आ गया तो अब वो आजादी से घूम सकता है, वो करंट को फ्लो करवा सकता है, एंड दैट इज हाउ अ करंट कैन फ्लो थ्रू अ इंसुलेटर। तो बीच का मीडियम इंसुलेटिंग होता है वायर के जलने के बाद, लेकिन हाई इलेक्ट्रिक फील्ड उससे भी करंट फ्लो करवा सकती है। ठीक है, अब देखो बेटा क्या होता है, हम ये कहते हैं कि I स्क्वायर RT मस्ट बी ग्रेटर देन थर्मल लिमिट, करेक्ट, तभी तो एक फ्यूज ऑपरेट करता है। तो अब यहां पे हम क्या कहते हैं कि ये जो टाइम है, टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट। ठीक है, यानी कि हायर करंट is interrupted in shorter period। ठीक है, अगर ज्यादा करंट होगा ना तो कम देर में ही थर्मल लिमिट तक पहुंच जाओगे। एक चीज सोच करके देखो, आपको I स्क्वायर R इंटू टी का प्रोडक्ट जो है ना वो थर्मल लिमिट के ऊपर ले जाना है। तो अगर आपका करंट ज्यादा है तो आप कम टाइम में ही थर्मल लिमिट को क्रॉस कर जाओगे, यानी कि फ्यूज विल ऑपरेट इन लेस टाइम। तो यही चीज ये ग्राफ दिखा रहा है कि टाइम ऑफ ऑपरेशन वर्सेस करंट अगर देखा जाए तो यहां पे टाइम है और यहां पे करंट है, तो ये इनवर्सली वेरी होता है। लेकिन बच्चों आप एक चीज देखो, मैंने यहां पे ना एक मिनिमम करंट भी दिखाया। अब अगर आप मेरे से यहां पे आर्ग्यू करते तो आप ये कहते कि सर भले ही करंट 1 एम्पियर ही क्यों ना हो, लेकिन अगर मैं 1 घंटे 2 घंटे 1 महीना इसको रख दूं तो हीट तो बढ़ती जाएगी इस फॉर्मूले से, और कभी ना कभी तो थर्मल लिमिट के ऊपर जाएगी, जायज बात है। लेकिन बेटा क्या होता है, जब एक फ्यूज के अंदर हीट पैदा होती है तो साथ साथ हीट रेडिएट भी होती है। जब कोई मटेरियल गर्म होता है, जैसे मान लो आप एक चाय में एक कप में चाय लेकर के आए, चाय में कप तो नहीं लाओगे, कप में चाय लेकर के आए, अब उससे आपका कप गर्म हो गया। अगर आप उसे थोड़ी देर छोड़ दो तो वो ठंडा हो जाता है, क्यों? क्योंकि वो अपनी हीट को रेडिएट कर देता है। यानी ऐसा नहीं है फ्यूज के अंदर जो भी हीट बन रही है वो जमा होती जा रही है, उसमें से बहुत सारी हीट रेडिएट भी हो रही है। लेकिन जब बनने वाली हीट रेडिएशन वाली हीट से ज्यादा होगी तो उसके अंदर हीट जमा होने लगेगी। जैसे मान लो आपकी सैलरी अगर आपके खर्चों से ज्यादा होगी तभी तो सेविंग होगी, तो ऐसी बनने वाली हीट अगर डिसिपेशन से ज्यादा होगी तो हीट जमा होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा और एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद वायर मेल्ट हो जाएगी। इसीलिए ना यहां पे एक मिनिमम करंट आता है। ये जो मिनिमम करंट है इट इज रिलेटेड टू द हीट डिसिपेशन। तो यहां पे हम क्या कहते हैं, फ्यूज डज नॉट ऑपरेट if current through it is less than minimum fusing current। ठीक है, मिनिमम फ्यूजिंग करंट माने मिनिमम करंट जिस पे कि मेरा एक फ्यूज काम करता है। अब यहां पे हम डिफाइन करते हैं ना बच्चों फ्यूजिंग फैक्टर। क्या डिफाइन करते हैं? फ्यूजिंग फैक्टर। अब ये फ्यूजिंग फैक्टर क्या चीज है? ये होता है बेटा, यहां पे होता है I/I min। ठीक है, ये होता है फ्यूजिंग फैक्टर, यानी फ्यूज से एक्चुअली कितना करंट जा रहा है डिवाइडेड बाय द मिनिमम फ्यूजिंग करंट, दैट इज कॉल्ड एज द फ्यूजिंग फैक्टर। बात क्लियर हुई? बात क्लियर हो गई ना फ्यूजिंग फैक्टर क्या चीज है? बाकी एक सेकंड नहीं,
आई मिन नहीं, ऐसे नहीं, आई बाय आई मिन, एक्चुअली ये होता है आई मिन बाय आई रेटेड। हाँ, ये रेट ग्रेटर देन 1 आता है, इसका मतलब है मिनिमम करंट जिस पे फ्यूज ऑपरेट करेगा अपॉन रेटेड करंट। ये जो फ्यूज का रेटेड करंट होता है, इसका मतलब क्या होता है, जो करंट फ्यूज लंबे समय तक कैरी कर सकता है बिना ऑपरेट हुए, यानी कि बिना वायर मेल्ट हुए ऐसा कितना करंट है जो फ्यूज आराम से ले जा सकता है। और मिनिमम करंट कौन सा है, जिस पे फ्यूज की वायर मेल्ट हो जाए। अब आप मुझे बताओ ना सोच के, कौन सा करंट ज्यादा होगा। एक करंट वो है जिस पे वायर मेल्ट हो रही है, एक करंट वो है जो आराम से फ्लो करता रहता है बिना वायर के मेल्ट हुए। ऑब्वियसली वायर के मेल्ट होने वाला करंट ज्यादा होगा, इसीलिए दिस फैक्टर इज ग्रेटर देन 1। ठीक, तो ये तो बात हुई भाई पहले स्विच की, दैट इज द फ्यूज। अब हम आते हैं अपने अगले स्विच पे, दैट इज लोड इंटरप्टर। अब देखो सिस्टम में कई बार क्या होता है कि ओवरलोडिंग आ जाती है, यानी बहुत ज्यादा पावर लोग सिस्टम से ड्रॉ करने लग जाते हैं। अब जब सिस्टम में लोडिंग ज्यादा हो जाती है तो करंट ज्यादा होता है, और करंट ज्यादा हो जाने से सिस्टम के अंदर लॉसेस ज्यादा होते हैं, और सिस्टम के अंदर अगर लॉसेस ज्यादा होते हैं तो ऑब्वियसली सिस्टम के डैमेज का खतरा बना रहता है। इसके लिए बेटा हम यूज करते हैं लोड इंटरप्टर। लोड इंटरप्टर, अब लोड इंटरप्टर का काम क्या होता है, whenever the power being drawn from the system is greater than the full load current, तब ये आपके लोड को कट आउट कर देता है, लोड को सिस्टम से डिस्कनेक्ट कर देता है। इसीलिए तो बोलते हैं लोड इंटरप्टर, लोड को इंटरप्ट कर दिया, लोड को तोड़ दिया, या लोड को हमने रोक दिया, तो हम कहते हैं when power drawn is greater than full load power, ठीक है, लोड इंटरप्टर disconnects extra load from the system। ठीक है, तब लोड इंटरप्टर सिस्टम में से एक्स्ट्रा लोड को काट देता है। तो देखो फ्यूज कब काम करता है, जब सिस्टम में कोई एबनॉर्मल कंडीशन आ जाए। एबनॉर्मल कैसे, जैसे कि कोई फॉल्ट आ जाए। वहीं लोड इंटरप्टर कब काम करता है, जब सिस्टम से जाने वाली पावर फुल लोड या रेटेड से ज्यादा हो जाए। अब तीसरा आता है भाई लाइन आइसोलेटर। अब क्या होता है, लोड इंटरप्टर ने लोड को डिस्कनेक्ट तो कर दिया जबकि सिस्टम के अंदर पावर ज्यादा थी, लेकिन बेटा ये जो है ना दो पॉइंट के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस पैदा नहीं कर पाता। अभी मैंने फ्यूज के अंदर आपको बताया डिस्टेंस का महत्व क्या है, कि जब ओपन सर्किट हो जाता है ना सिस्टम, तो उसके दो पॉइंट के बीच में वोल्टेज आती है, और वोल्टेज के अनुसार इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड बीच के मीडियम को आयोनाइज कर सकती है, बीच के मीडियम को आयोनाइज कर सकती है। अब अगर बेटा डिस्टेंस कम रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस कम रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा तो आयोनाइजेशन के चांसेस भी ज्यादा। अब इसी चक्कर में हम लगाते हैं लाइन आइसोलेटर। ये क्या करता है, जब लोड इंटरप्टर ओपन सर्किट हो गया, लोड इंटरप्टर ने जब सर्किट को तोड़ दिया, अब लाइन आइसोलेटर कहता है भाई अब दोबारे से बीच का मीडियम कंडक्टिंग ना हो जाए, तो चलो एक काम करते हैं, गैप बढ़ा देते हैं। तो ये गैप बढ़ाने का काम करता है, लेकिन कब, एक बार जब सर्किट टूट चुका है। तो बेटा ये बहुत बार ना सर्किट ब्रेकर के साथ भी लगता है लाइन आइसोलेटर, लेकिन ये काम तभी करता है जब सर्किट ऑलरेडी टूट चुका है। आपको बस दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बढ़ाना है, उसे हम क्लियरेंस कहते हैं। अगर आपको दो पॉइंट का क्लियरेंस बढ़ाना है टू अवॉइड आयोनाइजेशन, देन यू मेक यूज ऑफ द लाइन आइसोलेटर। तो ये कब ऑपरेट करेगा, when the system is already open circuited, when the current is already zero, या फिर आप कह सकते हो at no load। बहुत बढ़िया राहुल, तो ये कब काम करेगा, नो लोड पे। अब देखो जैसे ये दो एरियाज हैं, पावर सिस्टम के दो एरिया हैं, मान लो दिल्ली और बैंगलोर। अब इनके बीच में क्या है ना, एक टाई लाइन है, टाई लाइन है। आप जानते हो बेटा मैंने फॉल्ट में भी टाई लाइन का मतलब बताया था।
टाई लाइन का पर्पस क्या होता है? इट कनेक्ट्स two regions of a power system. It connects two regions of a power system for power exchange, ताकि पावर आराम से दोनों रीजन के बीच में फ्लो कर सके। ठीक है जी। अब यहां पे मान लो भाई दिल्ली वालों ने चालाकी कर दी, ये ज्यादा पावर डिमांड करने लग गए जितना अलाउड नहीं था। इन्होंने बोला भाई हमारी 100 की बात हुई थी लेकिन हम तो 150 में मानेंगे, है ना। ऐसे होते हैं ना, बहुत सारे लोग लाइफ में मुकर जाते हैं अपने वादों से। चलो इन्होंने अपना वादा तोड़ दिया, ये कहने लगे भाई मुझे तो यहां पे 150 मेगावाट की जरूरत है। अब इसका मतलब क्या हुआ, सिस्टम पे एक्चुअली जो लोड है वो उसकी रेटिंग से ज्यादा हो गया। अब ये बात लोड इंटरप्टर को बिल्कुल पसंद नहीं आई, है ना। तो लोड इंटरप्टर ने क्या किया, वो वहां से उठ करके चला गया, इसने ओपन सर्किट कर दिया। लेकिन बेटा इसके उठने से ये जो गैप क्रिएट हुआ ना, ये बहुत छोटा सा था, अब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनती वो होती वोल्टेज बाय डिस्टेंस, और डी स्मॉल होने से इलेक्ट्रिक फील्ड होती हाई। अब बेटा जब कभी ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ग्रेटर देन डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हो जाए, क्या हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेटर देन डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हो जाए, तो क्या होता है, तब बेटा बीच का मीडियम आयोनाइज हो जाता है, मीडियम आयोनाइजेस एंड करंट फ्लोस, करंट बहने लग जाता है। अब यही तो हम नहीं चाहते, लेकिन लोड इंटरप्टर जब उठ के गया यहां से कि मुझे बिल्कुल बात पसंद नहीं आई, अब उसके छोटे भाई को भी बुरा लगा कि बड़े भैया तो उठ गए, तो छोटा भाई लाइन आइसोलेटर बोला जब बड़े भैया यहां नहीं तो हम क्या करेंगे, तो ये भी ओपन हो गया। लेकिन ये तब ओपन हुआ बेटा जब यहां पे करंट ऑलरेडी 0 हो चुका था, यानी लाइन आइसोलेटर का काम मुश्किल नहीं था। क्यों मुश्किल नहीं था, जब बड़े भैया उठ गए तो अब छोटे भैया के उठने का कोई बुरा थोड़ी मानेगा। तो पहल किसने की, लोड इंटरप्टर ने, दैट इज मेन। उसके बाद लाइन आइसोलेटर ने तो बस उसका साथ दिया। इसने क्या किया, इसने यहां पे क्लियरेंस बढ़ा दिया, इंक्रीजेस क्लियरेंस, ठीक। और क्लियरेंस अगर बढ़ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई, है ना, तो लेस चांसेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। अब डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होने के चांसेस कम है। समझ में आया सबको, समझ में आया भाई ये तीनों स्विचेस, फ्यूज, लोड इंटरप्टर और लाइन आइसोलेटर। अब आता है सबका बाप सर्किट ब्रेकर। अब देखो यार, जो फ्यूज था ना वो तब ऑपरेट करता है जब सिस्टम के अंदर कोई फॉल्ट आ जाए, ठीक है। लोड इंटरप्टर तब ऑपरेट करता है जब पावर फुल लोड से ज्यादा हो जाए। लाइन आइसोलेटर तब ऑपरेट करता है जब क्लियरेंस बढ़ाना होता है। सर्किट ब्रेकर कहता है भाई मैं हर मौसम आम हूं, है ना, माजा की तरह। क्लियरेंस का मतलब गैप बेटा, क्लियरेंस का मतलब गैप, है ना, 2 पॉइंट के बीच का क्लियरेंस माने उनके बीच का डिस्टेंस। अब सुनो, जैसे हर मौसम आम होता है ना, माजा कि हर मौसम में मिल जाती है, ऐसी सर्किट ब्रेकर कहता है मैं हर कंडीशन में चल जाता हूं, बस एक बार डैडी बोल दें। डैडी कौन है इसके, रिले। एक बार डैडी का ऑर्डर आया, फिर मैं ये नहीं देखता क्या है सिस्टम के अंदर, फिर तो बस अंधाधुन हम लोग एक तरीके से सर्किट को ओपन कर देते हैं। तो बेटा ये जो सर्किट ब्रेकर है ना, इसको फर्क नहीं पड़ता सिस्टम में फॉल्ट है, सिस्टम फुल लोड पे है, सिस्टम नो लोड पे है, कुछ भी है सिस्टम में, अगर एक बार इसको रिले ने बोला कि तुझको ओपन होना है तो फिर ये किसी की भी नहीं सुनता, है ना। अब देखो यहां पे क्या होता है, ये जो नीचे है ना, ये जो नीचे वाला पार्ट है बेटा आपका, ये है आपका रिले। ये क्या है आपका, रिले है, ठीक है, ये रिले है। अब यहां पे क्या होता है, रिले इज कनेक्टेड थ्रू अ सीटी। रिले जो है ना अपना एक करंट ट्रांसफॉर्मर के थ्रू कनेक्टेड होता है। सर ऐसा क्यों, क्या है ना यार, रिले एक लो पावर डिवाइस है, ठीक है। अब जैसे देखो क्या होता है कि अगर किसी देश की आर्मी देखें तो आर्मी के पास ऐसा थोड़ी है कंप्यूटर हैकर्स नहीं होते,
लेकिन कंप्यूटर हैकर जो होते हैं या जो साइबर सेल होता है वो बॉर्डर पे बैठ के थोड़ी ना काम करेगा। ऐसी रिले जो है ना बैकएंड पे काम करना पसंद करता है, ये सिस्टम के साथ एक्चुअली इन्वॉल्व नहीं होता। ये अपना रोल अदा करेगा, ये सिस्टम की रक्षा करेगा, लेकिन अपने तरीके से बिहाइंड द सीन जाकर के, सामने नहीं आएगा कभी। तो इसको ना एक करंट ट्रांसफार्मर के थ्रू जोड़ा जाता है, क्योंकि यहां पे जो हाई करंट आ रहा है, मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता ये डायरेक्टली रिले में जाए। रिले की इतनी क्षमता ही नहीं है कि वो इतने करंट को कभी भी झेल पाए, है ना। तो ये करंट ट्रांसफार्मर जो होता है बच्चों मेरा, ये स्टेप डाउन होता है। ये क्या होता है? स्टेप डाउन। ये करंट को स्टेप डाउन कर देता है एज रिले इज अ लो पावर डिवाइस। ठीक है जी, चलो जी, ये बात समझ में आई करंट ट्रांसफार्मर का यहां पे क्या रूल है। ओके सर। अब बेटा करंट ट्रांसफार्मर में जब करंट आएगा, ठीक है, अच्छा वीडियो प्राइवेट ना करना पड़े, चलो कोई बात नहीं, प्राइवेट हो गया तो क्या जाएगा, तुम सीख तो लोगे ही। तो ये ट्रिप कॉइल क्या करती है, ये सर्किट के लिए एक प्लेट को, ये मूविंग प्लेट है, ये जो प्लेट है ना जैसे इंस्ट्रूमेंट्स में होती है ना, तो बेटा ये आपकी मूविंग प्लेट है, दिस इज योर मूविंग प्लेट। तो इसको सर्किट ब्रेकर की ट्रिप कॉइल खींच लेती है। अब जैसे ये ट्रिप कॉइल इसे दूर करेगी, हो गया सर्किट ओपन। तो इस तरह से रिले और सर्किट ब्रेकर की मिली भगत से आप एक फॉल्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं और एक सर्किट को ओपन कर सकते हैं। अब देखो क्या होता है भाई, जो करंट ट्रांसफार्मर है ना, ये जो करंट ट्रांसफार्मर होते हैं ये दो तरह के होते हैं। क्योंकि देखो करंट ट्रांसफार्मर एक ऐसा टॉपिक है जो कि आप मेजरमेंट में भी पढ़ते हो, करेक्ट। ये तो एक ऐसा टॉपिक है जो आप मेजरमेंट में भी पढ़ते हो। इसमें पहला होता है मेजरमेंट करंट ट्रांसफार्मर, ठीक है, मेजरमेंट करंट ट्रांसफार्मर, और दूसरा होता है प्रोटेक्शन करंट ट्रांसफार्मर, ठीक है। अब प्रोटेक्शन यानी जो पावर सिस्टम में लगता है। अरे प्रत्यूष बेटा, जीवन की एक कहावत को याद रखो, होप फॉर द बेस्ट बट बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। अगर ईएससी प्रीलिम्स डिले हुआ तो बेटा उस बच्चे का नुकसान नहीं होने वाला जिसकी तैयारी पूरी थी, लेकिन अगर ईएससी प्रीलिम्स टाइम पे हो गया तो उस बच्चे का नुकसान जरूर हो जाएगा जिसकी तैयारी नहीं थी। तो अगर पहले से मान के चलोगे डिले होगा और उन्होंने टाइम पे ले लिया तो कट जाएगा, यही होना है। लेकिन अगर मान के चल रहे हो टाइम पे होगा, पूरी तैयारी कर बैठे, तो अगर डिले हुआ तो आपको एक्स्ट्रा टाइम ही मिलेगा। लेकिन एग्जाम के डिले होने पे डिपेंड कर नहीं सकते हैं, ठीक है, एग्जाम के डिले होने पे डिपेंड नहीं कर सकते हैं। तो हम ये नहीं सोच सकते कि भैया एग्जाम डिले होगा उस अनुसार तैयारी कर ली। अगर मैंने आज बोल दिया कि हाँ जी डिले हो जाएगा, कल को नहीं हुआ, तुम कहोगे सर आपने तो बोला था, आपने तो बोला था। अब बेटा मैं ना तो ईएससी डिपार्टमेंट में बैठता हूं, ना ही उनकी पॉलिसीज बनाता हूं, ना ही इस समय ओमिक्रॉन से मैं लड़ रहा हूं कि मैं जानूं कि ओमिक्रॉन का प्रभाव कितना होगा। मैं भी उतना ही जानता हूं जितना तुम लोग जानते हो, उतना ही इंटरनेट पे न्यूज में देखता हूं जितना तुम लोग जानते हो। तो मैं कैसे बता सकता हूं, बताओ। मेरा कमेंट करना बहुत कंट्रोवर्शियल है इस बारे में, ठीक है। चलो अब आ जाओ भाई। अब देखो महाराज कि ये जो दो ट्रांसफार्मर होते हैं, इसमें जो मेजरमेंट वाला करंट ट्रांसफार्मर होता है ना, इसका काम ये होता है कि करंट को स्टेप डाउन कर दे। और क्यों स्टेप डाउन कर दे? ताकि जो है ना आपका इंस्ट्रूमेंट ज्यादा करंट या ज्यादा वोल्टेज तक रीडिंग कर पाए। तो ये जो मेजरमेंट वाला करंट ट्रांसफार्मर होता है बेटा, इसका काम होता है रेंज एनहेंसमेंट। इसका काम क्या है? रेंज एनहेंसमेंट, ठीक है जी। और ये जो प्रोटेक्शन वाला है, इसका काम है पावर सिस्टम की सुरक्षा करना। अब यार मेजरमेंट वाले में अगर मान लो आपके पास 10 एम्पियर का मीटर है, तो आप 10 एम्पियर से ज्यादा करंट थोड़ी ना डालोगे, अजीब बेवकूफ हो। अगर 10 एम्पियर के मीटर में 20 एम्पियर करंट डाल रहे हो तो आप गधे हो, एज सिंपल एज दैट। इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है। तो मेजरमेंट वाले जो करंट ट्रांसफार्मर होते हैं ना, जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उन्हें कभी ओवरलोड से झेलना नहीं पड़ता। क्यों नहीं झेलना पड़ता भाई? क्यों ही कोई मेजर करेगा जितनी उसकी रेटिंग है उससे ज्यादा, है ना।
अब वो अलग बात है, हमारे कॉलेज के बच्चों में थोड़ी सी खुजली होती है कि करके देखें ना, थोड़ा देखें क्या होता है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। इसीलिए देखो जब BH कर्व बनाया जाता है, BH कर्व बनाया जाता है ना, तो वो कर्व कुछ ऐसा आता है, यानी थोड़ा लीनियर शुरू होता है और आगे 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 सैचुरेट कर जाता है। अब इसके अंदर देखो इसका जो शेप होता है ना, वो हमारे पैर की तरह होता है। आप अपने ना पैर को ऐसे खड़े होके उठा लो, ठीक है, देखो मेरा पूरा पैर तो नहीं दिखेगा, ऐसे उठा लो तो ये नी आ गया, और ये नीचे जहां कर्व मुड़ रहा है वो एंकल हो जाता है, एडी। तो कर्व जो नीचे है, देखो अगर मैं अपने ऐसे राइट वाले पैर को उठाऊं तो इसी की शेप में जाएगा ना, ऐसे ही तो जा रहा है मेरा पैर भी, तो ये नी हो गया ऊपर वाला, और नीचे वाला क्या हो गया, एंकल हो गया। तो क्या होता है, ये नी पॉइंट पे अगर आप देखें यहां पे B ज्यादा है, तो बेटा फॉर सेम फ्लक्स एरिया लो है, करेक्ट, सेम फ्लक्स के लिए एरिया कम है, करेक्ट। अरे और ऊपर उठाऊंगा तो मैं ही पीछे गिर जाऊंगा भाई, एरिया कम है, तो ज्यादा B हमेशा डिजायरेबल होता है कि आप ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड पे काम करें या ज्यादा फ्लक्स डेंसिटी पे काम करें, ताकि कम से कम एरिया के अंदर आपका काम हो जाए। लेकिन बंधु ये जो मेजरमेंट वाला CT है, ये तो कर लेता है नी पॉइंट पे काम, इसको कोई समस्या नहीं है। ये कहता है जितना छोटा उतना बेहतर, है ना, जितना छोटा रहे उतना बढ़िया है। लेकिन प्रोटेक्शन वाला क्या कहता है कि चलो भाई मैं नी पॉइंट पे काम भी कर लूंगा, साइज घटा भी लूंगा, लेकिन जब फॉल्ट आएगा, आप लोगों ने फॉल्ट वाली यूनिट पढ़ी है, फॉल्ट का करंट 10 पर यूनिट 15 पर यूनिट होता है, यानी फॉल्ट का जो करंट है ना, रेटेड करंट से 10 से 15 गुना भी हो सकता है। अब जब उतना हाई करंट आएगा और कोई नी पॉइंट पे बैठा है, तो वो सैचुरेशन में ही जाएगा। यहां पे सैचुरेशन है ना, देखो क्या होता है, ये जो नीचे एक्स एक्सिस पे H है ना, ये करंट के प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर करंट ज्यादा आ गया नी पॉइंट पे, तो फिर वो सैचुरेशन में घुस जाएगा, और सैचुरेशन होना अच्छी बात नहीं है। जैसे आप लोग पढ़ते पढ़ते सैचुरेट हो जाते हो, फिर दिमाग में कोई नॉलेज नहीं जाती ना, तो सैचुरेशन इज नॉट गुड। इसीलिए प्रोटेक्शन वाला जो CT है ना, ये एंकल पॉइंट पे काम करता है। इससे फायदा क्या होता है कि जब करंट हाई हो जाए, जब करंट हाई भी हो जाए ना, तो इट गोज इनटू लीनियर रीजन। अच्छा ये सोचो यहां सैचुरेशन में दिक्कत क्या है पता है? सैचुरेशन में दिक्कत ये होती है बेटा कि सैचुरेट हो जाने पे सैचुरेशन के अंदर B कांस्टेंट हो जाता है और फोर्स होता है ILB, तो इस कारण से ना फोर्स भी कांस्टेंट हो जाता है B कांस्टेंट होने से। फिर करंट कितना भी ज्यादा आए, टाइम कम नहीं लगेगा, टाइम उतना ही लगेगा। अब ये समस्या है ना, अभी हमने ये बोला था जब सिस्टम में करंट ज्यादा हो तो उसे जल्दी ओपन सर्किट करना चाहिए, ताकि ज्यादा भयानक फॉल्ट कम से कम देर रहे, है ना, ज्यादा भयानक फॉल्ट कम से कम देर रहे। भाई ज्यादा भयानक फॉल्ट अगर ज्यादा देर टिक गया तो बड़ी समस्या हो जाएगी। अब एक चीज सोच करके देखो, चलो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे ये कोविड वायरस है, अब ये खतरनाक वायरस है और बहुत लंबा समय टिक भी गया है, ठीक है, कोई बहुत लंबा समय टिक भी गया है तो नुकसान ज्यादा हो रहा है ना। अगर बड़ा वायरस हो तो छोटी देर टिकना चाहिए, और छोटा वायरस हो तो ज्यादा दिन भी चलेगा तो नुकसान कम करेगा। सेम वे में बेटा मैं सैचुरेशन इसलिए नहीं चाहता क्योंकि वरना टाइम ऑफ ऑपरेशन कांस्टेंट हो जाएगा, फिर कितना भी हाई करंट आ जाए ये उतने ही टाइम में ऑपरेट करेगा, विच इज अनडिजायरेबल। हम चाहते हैं ज्यादा करंट पे कम टाइम लगे, इसलिए सैचुरेशन इज नॉट डिजायरेबल। ये बात क्लियर हो गई? तो ये फंडा होता है हमारे करंट ट्रांसफॉर्मर का। अब देखो बेसिकली आगे चल के हम जब रिलेज वाला मैराथन करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि रिले के अंदर ना एक्चुअली दो फोर्सेस होते हैं, ऑपरेटिंग और रीस्ट्रेनिंग। ऑपरेटिंग फोर्स वो जो ये चाहता है कि रिले ऑपरेट करे और सर्किट ब्रेकर को इन्फॉर्म करे कि सिस्टम में फॉल्ट है, और रीस्ट्रेनिंग फोर्स जो कहता है नहीं बाबा नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा, तो वो होता है रीस्ट्रेनिंग फोर्स। तो जब ऑपरेटिंग फोर्स रीस्ट्रेनिंग से ज्यादा हो जाए तब ही रिले काम करता है। अब जैसे देखो आप लोग सो के उठे, अब सो के उठे, एक ऑपरेटिंग फोर्स है कि सर की क्लास करनी है, सुबह सुबह 8 बजे प्लस क्लास होती है। एक रीस्ट्रेनिंग फोर्स है बेड की जो ग्रेविटी है ना,
बेड की ग्रेविटी जुपिटर से भी ज्यादा है, वो आपको खींचती है कि नहीं बाबा नहीं, अभी नहीं। जब आपका मोटिवेशन लेवल क्लास करने का वो बेड की ग्रेविटी को ओवरकम कर जाए, तब आप मेरी क्लास में आ पाते हो, है ना। और बेड की ग्रेविटी अगर डोमिनेट कर गई तो आप सोते रह जाओगे। अब कुछ बच्चों के केस में सुबह सुबह ग्रेविटी डोमिनेट करती है, और कुछ बच्चों के केस में उनका मोटिवेशन, और वहीं से रैंक में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया बात है यश, अगर कॉन्फिडेंस हाई है। और रुपेश बेटा, ऐसे कोई मैं रैंडम डाउट तो ले नहीं सकता कि पावर सिस्टम की क्लास ले रहा हूं, बीच में मेजरमेंट का डाउट आ गया, फिर बीच में कोई कंट्रोल का डाउट पूछ लिया, ऐसा नहीं हो पाता। ठीक है, चलो अब आते हैं भाई आर्क फिनोमिना पे। आर्क फिनोमिना के बारे में बात करते हैं। क्या होता है जब हम सर्किट ब्रेकर की दो प्लेट्स को सेपरेट करते हैं, है ना। तो देखो, जब हम प्लेट्स को सेपरेट करते हैं तो उनके बीच में ना गैप बनता है। प्लेट सेपरेट, तो यहां से क्या होता है, गैप क्रिएटेड। अगर दो प्लेट्स के बीच में गैप बनता है तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, और अगर मेरे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या आता है, आयोनाइजेशन आता है। डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन अभी समझाया था ना फ्यूज के अंदर भी, तो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन आता है। इस चक्कर में बीच का मीडियम हो जाता है कंडक्टिंग। बीच का मीडियम क्या हो जाता है हमारा, कंडक्टिंग। अब बीच का मीडियम कंडक्टिंग हो जाने से बंधु वायर को ना ओपन करने का कोई फायदा ही नहीं होता। ये जो आप स्पार्किंग देखते हो, एक्चुअली आप सभी लोगों ने अपने जीवन में कभी ना कभी स्पार्किंग देखी होगी। अब वो स्पार्किंग क्यों होती है, जब हवा में से करंट फ्लो करता है ना, तो एक्चुअली आपको वो लाइट दिखती है, वो स्पार्क दिखती है। तो उसी को हम यहाँ आर्क कह रहे हैं। दो पॉइंट के बीच में जब आर्क बन जाती है, जब स्पार्किंग पैदा होती है, वो क्यों होती है, क्योंकि बीच का मीडियम कंडक्टिंग हो जाता है और करंट आपका बहता रहता है ना। ये कहता है बहने दे मुझे बहने दे, इस तरह से बहता रहता है। अब इससे क्या हुआ यार, सर्किट ब्रेकर को ओपन करने का फायदा क्या हुआ। अगर हवा में से भी करंट जा सकता है तो ओपन करूं कि बंद करूं, मेरे को फायदा क्या है, कोई फायदा नहीं है, कोई भी फायदा नहीं है सर्किट ब्रेकर को ओपन करने का। तो सर्किट ब्रेकर को मैं ओपन तब मानूंगा जब बीच में ये आर्क खत्म हो जाएगी। अब आप में से बहुत सारे बच्चे इमेजिन कर रहे होंगे, कोई बात नहीं सर, आने दो आर्क को, हम फूंक मार के बुझा देंगे। बेटा इतनी छोटी सी आर्क नहीं होती कि फूंक मारी और बंद, है ना, ये नहीं होगी बंद। तो ये आर्क सस्टेन हो जाती है। अब ये आर्क सस्टेन क्यों हो जाती है, देखो क्या होता है, आर्क जो है ना हमेशा सेल्फ सस्टेनिंग होती है। यानी कि आर्क को अगर छोड़ दिया जाए ना तो वो टिकी रहती है, जाती नहीं है। ये वो गेस्ट है जिसको बोलोगे तो जाएगा, वरना नहीं जाएगा। जैसे वो पिक्चर आई थी ना, आती थी तुम कब जाओगे, वैसे ही वाला है, बिन बुलाए मेहमान है, ये टिकी जाते हैं। अब यहां पे क्या होता है, आर्क आने से भैया गर्मी पैदा होती है। स्पार्किंग के पास कभी खड़े होके देखना, गर्मी लगेगी, छू मत लेना, नहीं तो पता चला तुम ही तंदूरी चिकन बन गए, है ना, ऐसा नहीं करते। टेम्परेचर बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन बढ़ेगी। आयोनाइजेशन का क्या मतलब, यार अगर तापमान बढ़ेगा ना तो उछल के इलेक्ट्रॉन एटम के बाहर आ जाएगा, उछल करके। गर्मी लगेगी तो कैसे अंदर रहेगा, कहेगा चलो यार बाहर टहल के आते हैं, गर्मी बहुत है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन एटम के बाहर आ जाया करते हैं। आयोनाइजेशन बढ़ेगी तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी, कंडक्टिविटी बढ़ेगी तो आर्क टिकी रहेगी, क्योंकि जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा मीडियम में उतना ही ज्यादा तो आर्क बनेगा। खुद ही सोच के देखो, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा आर्क। तो इस चक्कर में ना ये आर्क टिकी रहती है। एक्चुअली यहां पे देखो क्या होता है ना, ये जो बीच का आयोनाइज्ड मीडियम होता है इसको हम प्लाज्मा भी कहते हैं। हम एक्चुअली कहते हैं मैटर की 4 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है, ये जो बीच का आयोनाइज्ड मीडियम है, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज प्लाज्मा। और यहां टेम्परेचर देखो भैया 2000 डिग्री सेंटीग्रेड, दिल्ली में 50 डिग्री 40 डिग्री पे लोग कहने लगते हैं गर्मी बहुत है, सोचो 2000 पे क्या होगा, समझ रहे हो, उससे 40 गुना टेम्परेचर। तो दैट इज योर आर्क। तो बेटा सर्किट ब्रेकर ओपन करने में कोई दिक्कत नहीं है, इस आर्क को बुझाने में दिक्कत है। ठीक है, तो ये ध्यान रहे, सर्किट ब्रेकर के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, व्हेनेवर द प्लेट सेपरेट एन आर्क इज क्रिएटेड एंड वी हैव अ चैलेंज ऑफ एक्सटिंग्विशिंग द आर्क, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन सर्किट ब्रेकर।
अब देखो यार, सर्किट ब्रेकर के अंदर अगर फॉल्ट क्लियरिंग टाइम की बात करें, सबसे पहले फॉल्ट आया। अब फॉल्ट आने के कुछ देर में रिले ने सर्किट ब्रेकर को इन्फॉर्म किया, भाई देखो यहां सारे के सारे सुस्त हैं, कोई चुस्त नहीं है, यानी कोई भी काम इंस्टेंटली नहीं हो सकता। एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब क्या होता है? इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट द चेंज इन द स्टेट। अगर रिले सो रहा है तो वो उठना नहीं चाहता, अब फॉल्ट आया, उसे जगाया, भाई उठ जा, भाई उठ जा। तो फॉल्ट आया और रिले के उठने में थोड़ा सा गैप होता है, दैट इज द रिले ऑपरेटिंग टाइम। अब जब रिले जागा फिर ये भागा और इसने सर्किट ब्रेकर को बताया, पता है तुझे फॉल्ट आ गया है। अब सर्किट ब्रेकर ने कहा कोई बात नहीं, डरने वाली क्या बात है। तो सर्किट ब्रेकर ने जानने के बाद, रिले से इंफॉर्मेशन लेने के बाद और सर्किट ब्रेकर के कांटेक्ट खुलने में थोड़ा सा ही टाइम लगता है। भाई देखो सर्किट ब्रेकर को जगाया, फिर वो गया गेट खोलने, तो टाइम लगेगा ना दरवाजे तक जाने में। ऐसे इसकी प्लेट को सेपरेट होने में थोड़ा टाइम लगता है, सर्किट ब्रेकर ऑपरेटिंग टाइम। अब सर्किट ब्रेकर ने क्या देखा, जैसे ही प्लेट्स अलग अलग हुई, बीच में बन गई एकदम भीषण तरीके से आर्क, बीच में भयानक आर्क बन गई भाई। और फिर उस आर्क को बुझाने में जो टाइम लगा, फायर एक्सटिंग्विशर से नहीं बुझाते कि लग गए पेल दिया, तरीके होते हैं, अभी उस पे आएंगे। तो आर्क जो बन गई बीच में, इसको बुझाने में जो टाइम लगा, दैट इज द आर्किंग टाइम। तो फॉल्ट आने से और फाइनल ओपन सर्किट होने तक इट इज कॉल्ड एज द फॉल्ट क्लियरिंग टाइम। ठीक है, क्या कहलाता है? फॉल्ट क्लियरिंग टाइम। तो फॉल्ट क्लियरिंग टाइम जो है ना, ये तीन चीजों का सम होता है, रिले ऑपरेटिंग टाइम प्लस सर्किट ब्रेकर ऑपरेटिंग टाइम प्लस आर्किंग टाइम। ये तीन टाइम का सम होता है फॉल्ट क्लियरिंग टाइम। याद रहे, पहले रिले काम करता है, फिर सर्किट ब्रेकर और फिर आर्क को बुझाया जाता है। अब आर्क की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? देखो सबसे पहली चीज जो मैंने अभी आपको बताई जस्ट, कि आर्क इज सेल्फ सस्टेनिंग इन नेचर। करेक्ट, आर्क इज सेल्फ सस्टेनिंग। ठीक है जी। अब इसके बाद क्या होता है, या फिर ऐसा कह लो, रेजिस्टेंस ऑफ आर्क। देखो आर्क बेसिकली क्या है? आर्क दो प्लेट के बीच में एक कंडक्टिंग मीडियम है। करेक्ट, कंडक्टिंग मीडियम है। अब ये जो कंडक्टिंग मीडियम है, तो कंडक्टर का एक रेजिस्टेंस तो होता ही है, इसीलिए आर्क का भी रेजिस्टेंस डिफाइन होता है। अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल बाय ए, रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ अपॉन एरिया। या रेजिस्टिविटी को अगर 1 अपॉन कंडक्टिविटी लिख लें तो L बाय सिग्मा ए। तो रेजिस्टेंस ऑफ द आर्क इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ आर्क, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी ऑफ आर्क। ठीक है जी। तो इस तरीके से रेजिस्टेंस आर्क का डिफाइन होता है कि L बाय सिग्मा ए। अब देखो अगर आप ये चाहते हो ना कि आर्क से जो करंट बह रहा है वो करंट आपको खत्म करना है, तो उसका सिंपल सा साधारण सा तरीका है, आर्क का रेजिस्टेंस बढ़ा दो भाई। अगर आर्क का रेजिस्टेंस आपने बढ़ा दिया तो उससे बहने वाला करंट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज द आर्क इंटरप्शन मेथड। आर्क इंटरप्शन मेथड का मतलब क्या होता है कि वी नीड टू reduce current flow through arc to 0। करंट को ना 0 बनाने का है। अब इसके अंदर मेथड क्या होते हैं? इसके अंदर पहला मेथड होता है हाई रेजिस्टेंस मेथड।
कि यार अगर आर्क का रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे ना तो करंट ऑटोमेटिकली घट जाएगा। अब हाई रेजिस्टेंस मेथड के अंदर क्या होता है, पहला होता है आर्क लेंथनिंग, ठीक है, आर्क की लेंथ बढ़ा दी जाए अगर, ठीक है जी। दूसरा होता है इंक्रीजिंग क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा दो, सॉरी डिक्रीजिंग नॉट इंक्रीज, क्योंकि रेजिस्टेंस आपको बढ़ाना है ना तो एरिया कम कर दो। और एक होता है कूलिंग द आर्क, आर्क को अगर ठंडा ठंडा कर दिया जाए तो उसके अंदर आयोनाइजेशन कम, आयोनाइजेशन कम तो इलेक्ट्रॉन कम, और इलेक्ट्रॉन कम तो करंट भी कम। और दूसरा होता है करंट जीरो आर्क इंटरप्शन, है ना। क्या होता है देखो यार, आर्क के अंदर से जो करंट जाता है वो होता तो एसी है। अब अगर वो एसी करंट होता है तो हर आधी साइकिल के बाद जीरो से गुजरता है। तो हम ये कहते हैं आर्क के साथ जब आप छेड़छाड़ करो तो उस टाइम पे करो जिस समय पे करंट जीरो है, ठीक है। तो दैट इज करंट जीरो आर्क इंटरप्शन। ऐसा क्यों करते हैं ये मैं बताऊंगा, ठीक है। अब देखो सबसे पहला लेंथनिंग द आर्क। अब लेंथनिंग द आर्क में हमने क्या किया, जो सर्किट ब्रेकर के कॉन्टेक्ट बनाए ना वो फ्लैट नहीं बनाए, वो कैसे कैसे बनाए, तिरछे तिरछे बनाए, टेढ़े बनाए, जिगजैग जिगजैग बनाए। अब ये आपस में तो देखो एकदम फिट हो जाएंगे, लेकिन जब ये अलग होंगे तो आर्क जो है ना सीधे सीधे नहीं जाएगी, ये आर्क आपकी टेढ़ी जाएगी। और ऑब्वियसली ये जो आर्क टेढ़ी जा रही है तो इसकी जो लेंथ आ रही है ना दैट इज मोर देन इन केस ऑफ द फ्लैट कॉन्टेक्ट। लेकिन बेटा यहां पे एक प्रॉब्लम ये भी है कि इसका मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसिव होगा ना। एक सिंपल सी बात अगर मैं करूं तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सच कॉन्टेक्ट्स इज एक्सपेंसिव, सिंपल शब्दों में, करेक्ट है। सिंपल सी बात है भाई, एक्सपेंसिव हो जाते हैं इस तरह के कॉन्टेक्ट्स। दूसरा है रिड्यूसिंग द क्रॉस सेक्शन एरिया। अब जो आप लोग अभी आइडिया दे रहे थे कि सर हम तो फूंक मार के बुझा देंगे, है ना, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है, तो फूंक मारी जाती है लेकिन ऐसे मुंह से नहीं मारी जाती है फूंक, हवा भेजी जाती है बाय मीन्स ऑफ अ ब्लोअर। तो जब कोई ब्लोअर इसके अंदर हवा भेजता है तो आर्क के अंदर क्या है, बेसिकली आर्क के अंदर आयोनाइज्ड मीडियम है, यानी आर्क के अंदर आयंस हैं और इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जब ये हवा अंदर जाती है तो ये आयंस और इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगाती है, जिस कारण से मेरी आर्क जो है ना ऊपर की तरफ शिफ्ट होने लगती है। अब जब आर्क ऊपर की तरफ शिफ्ट होने लगती है तो एरिया गेट्स रिड्यूस्ड, ठीक है। फोर्स्ड एयर अप्लाइज फोर्स ऑन ions and electrons inside arc and pushes arc upwards। तो इससे एरिया कम होता है, एरिया रिड्यूसेस तो रेजिस्टेंस ऑफ आर्क इंक्रीजेस, ठीक है जी। तो ये एक तरीका हो गया। अब क्या किसी ने सोचा कि भाई जब एयर भेजनी ही है तो ठंडी एयर भेज देते हैं, इसी बहाने एरिया भी कम होगा, साथ साथ आर्क की कूलिंग भी हो जाएगी। तो जब आप कूल एयर भेजते हो ना तो यहां एक तीर से दो शिकार हो जाते हैं। जब आपने कूल एयर भेजा तो आर्क ऊपर उठी, एरिया घटा। यहां पे ना आर्क रनर होते हैं, ये मेटल प्लेट्स होती हैं बेटा। ये मेटल प्लेट्स क्या करती हैं ना, ये आर्क को, एक्चुअली इनको आर्क स्प्लिटर कहते हैं। आर्क रनर ये वाला पार्ट है, आर्क रनर वो है जिसके अंदर आर्क ऊपर की तरफ उठ रही है। मतलब जब आप आर्क पे फोर्स लगा रहे हो तो ये आर्क जा कहां रही है, ऐसा थोड़ी है सर्किट ब्रेकर के बाहर आके आग लग गई, ऐसा नहीं है, सर्किट ब्रेकर के अंदर ही है। तो जिस रीजन में ये आर्क ऊपर जा रही है ना उसे कहते हैं आर्क रनर। और फाइनली ये जो आर्क को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दे रहे हैं, ये इस तरह की मेटल प्लेट्स हम लगा के रखते हैं बेटा, इस तरह से। तो ये मेटल प्लेट क्या करती है ना, ये आर्क को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देती है। तो अब हमारी आर्क कैसी दिखती है ना, हमारी आर्क ऐसी दिखती है। अब देखो इससे क्या हुआ ना, आर्क का रास्ता बढ़ गया, तो यहां से क्या हुआ, लेंथ बढ़ गई। एरिया तो घट ही रहा था, यहां से लेंथ बढ़ गई,
एरिया घट गया और टेम्परेचर घटने से आयोनाइजेशन घटा और आयोनाइजेशन घटने से कंडक्टिविटी घटी। तो आर्क जो है ना कम कंडक्टिंग हो जाती है, या ये कह लो रेजिस्टेंस जो है आर्क का वो बढ़ जाता है। तो इसे हम कहते हैं हाई रेजिस्टेंस मेथड, आर्क का रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए। अब दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी करंट जीरो आर्क इंटरप्शन। हम क्या कहते हैं कि भाई करंट थ्रू सर्किट ब्रेकर, करंट थ्रू सर्किट ब्रेकर इज एसी। करेक्ट बात है, एसी है, जायज बात है भाई। अब ये जो एसी करंट है ये हर आधी साइकिल के बाद बेटा जीरो से गुजरता है, ये भी बात जायज है। ये देखो यहां पे जीरो से गुजर रहा है। तो हम कहते हैं जो आर्क में आप एयर फोर्स कर रहे हो, ठीक है, हम कहते हैं फोर्स द एयर इनटू सर्किट ब्रेकर, इनटू सर्किट ब्रेकर एट इंस्टेंट ऑफ करंट जीरो। जब करंट जीरो है ना तब उसके अंदर आर्क के अंदर एयर भेजी जाए। अब सर ऐसा क्यों कर रहे हैं कि जीरो करंट पे ही आर्क में हमें एयर भेजनी है, ऐसा काहे कर रहे हैं? इस पे भी बात करते हैं बच्चों, ऐसा करने की जरूरत क्या पड़ी। एक्चुअली देखो अगर हम एक सिस्टम देखें कि एक जनरेटर है, एक ट्रांसफार्मर है, ये सर्किट ब्रेकर है और यहां पे आपका ना एक 3 फेज फॉल्ट आ जा रहा है। अब अगर यहां पे एक 3 फेज फॉल्ट आ रहा है इस सर्किट का, अगर मैं सर्किट डायग्राम बनाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा। देखो जनरेटर, बाकी जनरेटर और ट्रांसफार्मर की इंपीडेंस मिला करके RL, ट्रांसमिशन लाइन में एक कैपेसिटेंस भी होती है, दिस CS इज योर स्ट्रे कैपेसिटेंस, दिस CS इज योर स्ट्रे कैपेसिटेंस। अब बेटा क्या होता है सर्किट ब्रेकर में, जब ना आप आर्क को इंटरप्ट करते हो, हम क्या कहते हैं, व्हेन आर्क इज रिमूव्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ सर्किट ब्रेकर, जब आप ऐसा करते हो, ऐसी गुस्ताखी करते हो ना, तो सर्किट ब्रेकर में बचता क्या है भाई, सर्किट ब्रेकर में ना इस प्रकार से 2 प्लेट होती हैं और बीच में क्या होता है, बीच में इंसुलेशन होता है, डाइलेक्ट्रिक होता है। तो ये जो है ना इट बिहेव्स एज अ कैपेसिटर। ये कैसे काम करने लगता है, इट स्टार्ट्स टू बिहेव एज अ कैपेसिटर। ठीक, ये कैपेसिटर की तरह बिहेव करने लग जाता है। अब इसीलिए बेटा मैंने यहां पे जो है ना सर्किट ब्रेकर को एक कैपेसिटर की तरह दिखाया, दिस इज माय ब्रेकर कैपेसिटेंस। अब फॉल्ट के कारण जो है ना ये जो ब्रेकर कैपेसिटेंस है हमारी, इट कम्स इन पैरेलल विद द स्ट्रे कैपेसिटेंस, तो हम कहते हैं C इक्वल टू CS प्लस CB। अब एक चीज तो आप फॉल्ट और स्टेबिलिटी से जान चुके हो कि वर्स्ट केस एनालिसिस करने के लिए हम एक्चुअली रेजिस्टेंस को इग्नोर कर देते हैं, करेक्ट, रेजिस्टेंस इग्नोर्ड फॉर वर्स्ट केस एनालिसिस। अब बेटा देखो जब तक आर्क है तब तक करंट है, करेक्ट, जब तक आपकी आर्क है ना तब तक आराम से करंट बह रहा है सिस्टम में। अब जैसे ही आपने आर्क को भगाया सिस्टम में से, करंट तुरंत में जीरो हो गया। अब लेकिन बंधु अगर करंट एकदम से जीरो करने की कोशिश करोगे तो ये जो इंडक्टर था इसकी एनर्जी कहां जाएगी, तो ये क्या करता है अपनी एनर्जी को ना कैपेसिटर को दे देता है। तो यहां पे क्या होता है, ये कहता है भाई जितनी भी मेरे पास एनर्जी है वो कैपेसिटर ले ले, क्योंकि आप अचानक से इंडक्टर का करंट जीरो कर रहे हो तो एनर्जी कंजर्वेशन के अनुसार इस एनर्जी को कहीं जाना पड़ेगा, वो कैपेसिटर में जाती है। तो यहां से एक वोल्टेज बन जाती है बेटा I√L/C, जिसको कि हम कहते हैं प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज। क्या कहते हैं, प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज। अब ये जो वोल्टेज है ये कैपेसिटर के अक्रॉस, या फिर आप ये कह दो दिस कम्स अक्रॉस सर्किट ब्रेकर। अब बंधु सबसे बड़ी समस्या यही है, अगर नॉन जीरो करंट पे आपने आर्क को
इंटरप्ट किया, आर्क के साथ छेड़छाड़ की, तो सर्किट ब्रेकर में एक वोल्टेज बन गई I√L/C। और अगर ये वोल्टेज हाई हुई तो ये सर्किट ब्रेकर की प्लेट के बीच के मीडियम को फिर से आयोनाइज करा देगी। बीच के मीडियम अगर फिर से आयोनाइज हो गया तो फिर से बीच में क्या बन जाएगी, बीच में बन जाएगी एक आर्क, और इसे हम कहते हैं आर्क रीस्ट्राइकिंग। आर्क रीस्ट्राइकिंग, ठीक है। अरे CS और CB का कॉम्बिनेशन है ना, C भाई, दोनों पैरेलल में तो है पवन। तो आप बात को समझें बेटा यहां पे कि अगर आपने नॉन जीरो करंट पे इंटरप्ट किया तो इस कारणवश एक आर्क और बन सकती है, दोबारे से आर्क आ सकती है, यानी आप तो आर्क भगाने गए थे बट आर्क विल कम बैक। दैट इज कॉल्ड एज आर्क रीस्ट्राइकिंग, ठीक है, समझे। इसीलिए तो आर्क को भगाना मुश्किल है, आर्क लौट आती है बदला लेने कि तुमने मेरे को परेशान किया, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तो ये लौट आती है। तो देखो ये पहला फॉर्मूला है जो सर्किट ब्रेकर में आपको याद करना है, दैट इज द प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज, ठीक है। अब जरा पहला क्वेश्चन देखें, जल्दी से देखें भाई। अरे भाई जब आप आर्क को इंटरप्ट कर रहे हो करंट, तो आप करंट जीरो कर रहे हो। अब इंडक्टर का करंट जीरो करोगे तो आपका एनर्जी कहां जाएगा, वो एनर्जी कैपेसिटर को ट्रांसफर हो जाएगा। यही तो LC सर्किट का फंडा है कि इंडक्टर अपनी एनर्जी कैपेसिटर को देता है, कैपेसिटर अपनी एनर्जी इंडक्टर को देता है, भाईचारे में चलते रहते हैं। अब इंडक्टर ने कहा भाई मैं तो मरने वाला हूं, मेरा तो करंट ये बंद कर रहे हैं, तो वो अपनी जमीन जायदाद कैपेसिटर के नाम लिख गया, तो अपनी सारी एनर्जी कैपेसिटर को दे दी। चलो भाई ये बताओ, वैसे ये वाला अभी नहीं कर पाओगे मेरे हिसाब से ना, इस क्वेश्चन पे मैं वापस आता हूं, ये भी अभी नहीं बनेगा। चलो ये वाला करो, ये अभी कर सकते हो, उस क्वेश्चन पे मैं वापस आऊंगा, है ना, उसको मैं समझाऊंगा, बट उसके लिए थोड़ा सा नॉलेज और लेना पड़ेगा, उस पे आते हैं। ये वाला बनाओ जरा, क्या आ रहा है। सिस्टम का इंडक्टेंस कैपेसिटेंस दे रखा है, इंस्टेंटेनियस करंट दे रखा है, वोल्टेज पूछा है। कहने का तात्पर्य ये, अगर 10 एम्पियर करंट पे इंटरप्ट किया जाए तो सर्किट ब्रेकर में कितनी वोल्टेज आपकी बनने वाली है, बताइए। विनय कह रहे हैं डी। तो देखो यहां पे जब कभी आपको ये दिखे ना, ये बोले इतने करंट को इंटरप्ट किया, समझ जाना प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज की बात कर रहा है। तो 10 एम्पियर पे आपने सर्किट को खोला, 1 हेनरी 10 to the power -8, तो 100 kV, तो डी सिंपल, 10 की पावर 5 आ गया ना, बहुत ही बढ़िया। अब ये वाला नहीं, अभी नहीं होगा ये वाला, चलो ये वाला करो, ये तो कर ही सकते हो। सर्किट ब्रेक 3 सेक्शन एक फीडर के ना सर्किट ब्रेकर से प्रोटेक्ट किए गए हैं। अब ये बोल रहा है फॉल्ट आया है F पे, अब सर्किट ब्रेकर का ऑर्डर बताओ। हमेशा ये ध्यान रखना बेटा, सर्किट ब्रेकर नियरेस्ट टू फॉल्ट मस्ट ऑपरेट फर्स्ट। ऐसे सोचो यार, अगर मान लो हमारे घर में खुदा ना खास्ता, भगवान ऐसा ना करे, कोई इमरजेंसी हो जाती है, तो सबसे पहले हमारे घर कौन पहुंचेगा, वही ना पहुंचना चाहिए जो हमारे घर के सबसे करीब है। अगर वो नहीं पहुंच पाया, किसी कारणवश कहीं अटक गया, तो थोड़ा दूर वाला पहुंचेगा, वो भी नहीं पहुंच पाया तो और दूर वाला पहुंचेगा, बट पहली जिम्मेदारी किसकी है, जो हमारे घर के सबसे करीब है। ऐसे ही जहां फॉल्ट आता है उसके सबसे करीब वाले की जिम्मेदारी पहले होती है, इसीलिए यहां पे ऑप्शन आ जाएगा डी, क्योंकि सर्किट ब्रेकर 5 सबसे करीब है तो ये सबसे पहले ऑपरेट करेगा, बाकियों की जिम्मेदारी तब बनेगी जब ये ना कर पाए। जब ये ना कर पाए तो वो करेंगे, क्या ही करें, फॉल्ट है हटाना तो पड़ेगा ना भाई, ये नहीं करेगा तो और लोग करेंगे, कोई तो करेगा। अब आ जाओ भाई सर्किट ब्रेकर के रिगार्डिंग टर्म्स पे। अब सर्किट ब्रेकर में पहली टर्म आती है रिकवरी वोल्टेज। क्या होता है, सर्किट ब्रेकर में जब आप प्लेट्स को अलग करते हो, सर्किट ब्रेकर की प्लेट्स को जब आप अलग करते हो तो उसके बीच में एक आर्क बन जाती है। अब बेटा एक समय पे जाकर के आप आर्क खत्म करोगे, आप आर्क को खत्म करोगे, और जब आर्क खत्म हो जाएगी तो सर्किट ब्रेकर ओपन सर्किट नजर आएगा। अब उसके अक्रॉस एक वोल्टेज बनेगी, ऑब्वियसली ओपन सर्किट में एक वोल्टेज बनेगी।
अब वो जब वोल्टेज पैदा होगी, ध्यान से सुनिएगा, वो जब वोल्टेज पैदा होगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 50 हर्ट्ज। तो देखो स्टेडी स्टेट पावर फ्रीक्वेंसी आरएमएस वोल्टेज, पावर फ्रीक्वेंसी का मतलब है 50 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज। अब भाई अगर यूएसए में यही काम होता तो वहां 60 हर्ट्ज की वोल्टेज आती ना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब मेरे सर्किट ब्रेकर में से आर्क चली जाए तो फाइनली उसमें जो वोल्टेज बने एसी वोल्टेज ही आएगी, क्योंकि आपका पूरा सिस्टम एसी है। तो जो ये एसी वोल्टेज आएगी इसकी जो आरएमएस वैल्यू होती है दैट इज कॉल्ड एज द रिकवरी वोल्टेज। सर फ्रीक्वेंसी क्यों स्पेसिफाई की, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी जैसा आपने पीछे देखा ना कि नॉन जीरो करंट इंटरप्शन पे एक एलसी सर्किट बन गया था, तो एक्चुअली एक एलसी ऑसिलेटर बन जाता है और उस एलसी ऑसिलेटर के कारण एक वोल्टेज ऐसी भी बनती है जिसकी फ्रीक्वेंसी 1/2 पाई रूट एलसी होती है। तो सर्किट ब्रेकर में ना एक्चुअली दो फ्रीक्वेंसी देखी जाती है, एक तो वो जो हमने अप्लाई की है 50 हर्ट्ज और एक वो जो एलसी ऑसिलेटर के कारण बनी है। तो यहां मैं रिकवरी वोल्टेज में किस वोल्टेज की बात कर रहा हूं? 50 हर्ट्ज वोल्टेज, जो 50 हर्ट्ज वाली है। ठीक है, अब अगला आता है एक्टिव रिकवरी वोल्टेज। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है बेटा इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ पावर फ्रीक्वेंसी वोल्टेज, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ power frequency voltage that appears across circuit breaker contacts at instant of arc interruption। यानी कि जब आप आर्क के रास्ते में बाधा डालते हो, आर्क को जब आप इंटरप्ट करते हो, उस इंस्टेंट पे जो वोल्टेज आती है ना बेटा सर्किट ब्रेकर कॉन्टेक्ट्स में, तो उस इंस्टेंटेनियस वोल्टेज को हम बोलते हैं एक्टिव रिकवरी वोल्टेज। अब देखो दो चीजें हैं, रिकवरी वोल्टेज में यह जरूरी है कि आर्क एक्सटिंक्ट हो जाए। आर्क एक्सटिंक्ट माने आर्क फाइनली खत्म हो गई, अब उस आर्क को दफना दिया गया, उसके वापस आने के कोई चांसेस नहीं है। इंटरप्शन में आपने आर्क को रोकने की कोशिश की है, अभी आर्क फाइनली रुकेगी यानी इस बात की कोई गारंटी नहीं है, तो वो वापस आ सकती है। तो देखो आपने जब आर्क को इंटरप्ट किया ना बेटा, तो आपने करंट जीरो पे इंटरप्ट किया, करेक्ट? यही अभी हमने रिकमेंडेशन पढ़ा ना, अगर हम ये चाहते हैं कि प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज ना बने तो हमें जीरो करंट पे आर्क को इंटरप्ट करना चाहिए। तो हमने जीरो करंट पे आर्क को इंटरप्ट तो कर दिया, लेकिन उस समय पे इंस्टेंटेनियस जो वोल्टेज बन गई सर्किट ब्रेकर में दैट इज कॉल्ड एज एआरवी। ये बेटा प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज नहीं है, ये मत सोचना आई रूट एल बाई सी। अगर आपने सर्किट ब्रेकर के बीच में से आर्क को भगाया तो उसे ओपन सर्किट किया, ओपन सर्किट में कुछ वोल्टेज आएगी, उस क्षण में उस इंस्टेंट पे जो वोल्टेज आएगी दैट इज एआरवी। अब देखो क्या होता है कि सर्किट जो होता है हमारा ना लैगिंग होता है, इस कारण से करंट जो है सिस्टम का वो वोल्टेज से फाई एंगल लैग करता है। जो सिस्टम का करंट होता है ना वो हमारा वोल्टेज से फाई एंगल एक्चुअली लैग करता है। तो अब ये जो एंगल होगा ये होगा आपका 2 पाई प्लस फाई, करेक्ट? अब अगर ये वोल्टेज को मैं लिख रहा हूं ना वी मैक्स साइन ओमेगा टी, तो ये 2 पाई प्लस फाई पे क्या होगी? ये होगी वी मैक्स साइन, समझेंगे सभी बच्चे अच्छे से, 2 पाई प्लस फाई यानी कि वी मैक्स साइन फाई। यही आएगी भाई, यही आएगी वी मैक्स साइन फाई। बात क्लियर हो गई? अब बेटा यहां पे एक्चुअली जो वोल्टेज बनती है ना वो कुछ इस तरह से होती है। यहां पे एक्टिव रिकवरी वोल्टेज जो होती है वो होती है K1, K2, K3 V मैक्स साइन फाई। सर ये K1, K2, K3 क्या है आप समझिए बेटा। K1 इज रिडक्शन इन वोल्टेज ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन। एक्चुअली क्या होता है बेटा कि जब आपका फॉल्ट आता है,
फॉल्ट आपका लैगिंग करंट देता है, करेक्ट। आपका फॉल्ट एक लैगिंग करंट देता है, लैगिंग करंट पे आर्मेचर रिएक्शन डीमैग्नेटाइजिंग होता है, तो ये फ्लक्स को घटाता है और साथ साथ वोल्टेज को भी घटाता है। तो ये जो K1 है ना, ये क्या है, एक्चुअल वोल्टेज बाय रेटेड वोल्टेज। एक्सपेक्टेड तो ये होता है रेटेड वोल्टेज मिलेगी, लेकिन डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन के कारण वोल्टेज रेटेड से कम मिलती है, एंड दैट इज गिवन बाय द फैक्टर K1। ये K1 आता है। अब K2 क्या होता है? K2 होता है भाई फर्स्ट पोल टू क्लियर फैक्टर। अब ये पोल क्या होता है बेटा, देखो स्विच के अंदर जो डंडा होता है ना, जो अलग अलग पॉइंट पे आप कनेक्ट करते हो, उसको पोल बोला जाता है। क्या बोलते हैं उसको? पोल बोलते हैं। तो ऐसा कौन सा पोल है जो फॉल्ट को सबसे पहले क्लियर करेगा? जैसे 3 फेजेस हैं, तीनों फेजेस में 3 पोल होंगे, एक ए फेज का डंडा, एक बी फेज का और एक सी फेज का। तो पहला कौन सा पोल है जो फॉल्ट को क्लियर कर रहा है तीनों में से, उस अनुसार K2 डिफाइन होता है। इसकी वैल्यू 1 होती है। अगर फॉल्ट में ग्राउंडिंग है, जैसे LG, डबल LG है ना, ट्रिपल LG, तो ये 1 लिया जाता है। और ये 1.5 होता है फॉर अनग्राउंडेड फॉल्ट। डिराइव नहीं कर रहे क्योंकि बेटा रिवीजन के टाइम पे डेरिवेशन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। आपको सारे कंसेप्ट पता रहे वो जरूरी है ना, और सारे कंसेप्ट डिटेल में बता रहा हूं, सिर्फ डेरिवेशन नहीं बता रहा हूं। K3 ये बहुत सिंपल है, साधारण 1 फॉर फेज वोल्टेज, अगर आप फेज निकाल रहे हो। Vmax जो है ना, आप फेज लेते हो, और √3 लाइन वोल्टेज। फाई तो आप समझ ही गए हो बेटा, फाई क्या है, पावर फैक्टर एंगल है। अब ये Vmax क्या है, देखो अगर मैं आपको Vmax बताऊं, Vmax इज द पीक वैल्यू ऑफ रेटेड फेज वोल्टेज। तो हम यहां पे ना रेटेड वोल्टेज ही डालते हैं, और उसमें जो रिडक्शन आ रहा है ना, वो K1 से दिखा देते हैं। एक्चुअली रेटेड वोल्टेज थोड़ी ना मिलेगी ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन, लेकिन वोल्टेज ना बदलते हुए हम क्या करते हैं ना, हम K1 से दिखा देते हैं जो रिडक्शन है। ठीक है, चलो अभिषेक, आई होप कि आपको मजा आ रहा है बेटा लेक्चर्स में। ये क्लियर हुआ? तो ये फॉर्मूला बेटा आपको याद रखना है। ये जो स्लाइड आपकी नजरों के सामने, ये आपको याद रहनी चाहिए, क्योंकि एक्टिव रिकवरी वोल्टेज पे न्यूमेरिकल आ जाता है। ठीक है, तीसरी आती है रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज। अब क्या होता है रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज में, जैसा मैंने आपको बताया, जब हम आर्क को इंटरप्ट करते हैं तो क्या होता है, एक हमारा LC ऑसिलेटर बनता है। अब इस LC ऑसिलेटर में भी एक LC ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी वाली वोल्टेज पैदा होती है, विच इज कॉल्ड एज रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज। तो हम कहते हैं एट टाइम ऑफ आर्क इंटरप्शन हाई फ्रीक्वेंसी LC oscillation are set up and such voltage across circuit breaker contacts is called restriking voltage। ठीक है जी। अब बेटा ये क्या होता है ना, ये बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी वोल्टेज होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है। कितनी होती है? 1/2 पाई रूट LC, विच इज मच ग्रेटर देन 50 हर्ट्ज। अब इसकी फ्रीक्वेंसी हाई होने के कारण जो इसका टाइम पीरियड होता है ना, वो काफी कम होता है भाई, 20 मिली सेकेंड से। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि ये जो 50 हर्ट्ज वाली वोल्टेज, हाँ अगर गिवन रहेगा तो ले लेना सौमित्रा K1, नहीं गिवन रहेगा तो 1 मान लेना। अब देखो यहां पे ये जो वोल्टेज है ना, ये आपकी 50 हर्ट्ज वाली है। ये जो मैंने जनरेटर दिखाया है, ये 50 हर्ट्ज AC है बेटा। ये क्या है? 50 हर्ट्ज AC है। तो अब क्या होता है कि ये जो हमारी LC ऑसिलेशन वाली वोल्टेज है, ये बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की है।
ये बहुत हाई फ्रीक्वेंसी या बहुत कम टाइम पीरियड की है। इस दौरान इतने कम टाइम पीरियड में हम ये मान लेते हैं कि ये जो एसी वोल्टेज है ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगी। आप खुद सोच के देखो ना, इसका टाइम पीरियड इतना ज्यादा है, रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज का टाइम पीरियड बहुत कम। तो अगर मैं कहूं टीआरई के ड्यूरेशन में 50 हर्ट्ज वाली वोल्टेज ऑलमोस्ट कांस्टेंट मान सकते हैं। तो इसको ऑलमोस्ट कांस्टेंट मान लिया जाता है कितनी वैल्यू पे? एट एआरवी। सर एआरवी ही क्यों? क्योंकि बेटा जिस समय पे ये रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज आई, ये कब आई? जब आपने आर्क को इंटरप्ट किया। जब आपने आर्क को इंटरप्ट किया उस समय 50 हर्ट्ज वाली जो वोल्टेज थी उसकी वैल्यू क्या थी? उसकी वैल्यू थी एआरवी। ठीक है, तो वी एज्यूम VT इक्वल टू कांस्टेंट इक्वल टू ARV। ठीक है, बिकॉज पीरियड ऑफ LC ऑसिलेशन इज वेरी स्मॉल। ठीक है, इसीलिए कांस्टेंट मान लिया जाता है। अब बेटा ये जो है ना, ये वही LC ऑसिलेटर बन गया जो मैं नेटवर्क में भी, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी कई बार पढ़ाता हूं कि यहां पे जो AC सप्लाई है इसे कांस्टेंट मान के आपने DC की तरह ट्रीट कर दिया। अगर DC की तरह ट्रीट कर दिया, ये तो एक नॉर्मल LC ऑसिलेटर हो गया। इस चक्कर में यहां पे जो रीस्ट्राइकिंग LC ऑसिलेटर की वोल्टेज बनेगी, या ये कह लो जो कैपेसिटर वोल्टेज बनेगी, दैट विल कम आउट टू बी ARV 1 माइनस कॉस ओमेगा नॉट टी। और ये ओमेगा नॉट क्या है ना, ये LC ऑसिलेशन वाली फ्रीक्वेंसी है 1/√LC ये। अब अगर मैं ये देखूं ना, देखो ये वाला ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ है आपका ARV 1 माइनस कॉस ओमेगा टी का, क्योंकि 1 माइनस कॉस ओमेगा टी की मिनिमम वैल्यू हो सकती है 0 और मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है ट्वाइस ऑफ ARV। कैसे सर? क्योंकि देखो जब आप पाई पे जाओगे ना बेटा, जब आप ओमेगा नॉट टी को पाई रखोगे तो पाई पे कॉस होता है -1, 1 माइनस -1 इज 2, तो ये वैल्यू मिलती है ट्वाइस ऑफ ARV। ठीक है, तो ये ग्राफ आ जाता है। अब यहां पे अगर मैं ये कहूं dVRE by dt इज ARV ओमेगा नॉट साइन ओमेगा नॉट टी, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा, ये जो हमने डेरिवेटिव निकाला है ना, दिस इज कॉल्ड एज रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज। व्हाट इज इट कॉल्ड एज? रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज, यानी कि RRV ये कहलाता है। अब अगर मैं आपसे कहूं इसकी मैक्सिमम वैल्यू बता दो भाई, तो आप कहेंगे सर मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? साइन को 1 ले लो तो ARV ओमेगा नॉट है √LC 1/√LC, ये हो गया। और अगर मैं कहूं एवरेज बता दो यार, साइन का एवरेज कैसे निकालते हैं? आधी साइकिल लेके निकालते हैं, क्योंकि पूरी साइकिल में तो 0 आएगा ना एवरेज, तो हाफ साइकिल लेके निकालते हैं, तो एवरेज में 2/π मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इस पे भी ना आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस पे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब देखो मैं पीछे चलता हूं, जो क्वेश्चन हम छोड़ के आए थे। अब देखो जरा ये क्वेश्चन, अब ये कह रहा है एक 17.32 kV का जनरेटर पावर सिस्टम से जुड़ा है। द सिस्टम रिएक्टेंस एंड कैपेसिटेंस इज गिवन। अब ये पूछ रहा है कि क्या वोल्टेज होगी जब करंट 0 से पास होता है। ठीक है, मैक्सिमम वोल्टेज। अब मैक्सिमम रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज क्या होगी? मैक्सिमम, अभी आपने देखा ना रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज का फॉर्मूला, तो मैक्सिमम रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज क्या होती है? इट्स 2 टाइम्स ARV। अब ना तो हमें K1 गिवन, ना तो K2, ना तो K3, ये मान लेंगे। फिर अब VM कैसे निकालोगे? फेज वोल्टेज होती है ना, मैंने लिखवाया भी था अभी, बट पीक वैल्यू होती है इसकी।
अब सर साइन फाई का क्या करें? बेटा अगर नहीं पता ना आपको फाई, तो आप 90 ले लो। यानी आप ये मान लो सिस्टम में रेजिस्टेंस 0 है, तो करंट लैग्स वोल्टेज बाय 90 डिग्री, इसीलिए फाई मैंने ले लिया 90। ठीक है, तो ये आ गया 28.28। तो आंसर विल बी ए। क्लियर हुआ कैसे करना है ना? जब तक K1 K2 K3 ना दिए हों तो तीनों को आप 1 मान लेंगे, और फाई को क्या मान सकते हो? 90 डिग्री, क्योंकि आप रेजिस्टेंस इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, अब आती है बात रेजिस्टेंस स्विचिंग की। अब देखो ये जो हमारा रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज बना है, ये रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज आपको एलसी ऑसिलेशन दे रहा है। और ये रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज, क्यों इसको रीस्ट्राइकिंग बोल रहे हो ना यार? क्योंकि जब आपने आर्क को इंटरप्ट किया तो ये एलसी ऑसिलेशन बने। अब ये जो हाई वोल्टेज बनी सर्किट ब्रेकर पे, ये दोबारे से आर्क को वापस ला सकती है, इसीलिए इसको क्या बोला? रीस्ट्राइकिंग। वीएम पवन बेटा, वीएम है मैक्सिमम फेज वोल्टेज। अब 17.32 था लाइन, उसको फेज में लाया डिवाइड करके √3 से, ये होता है आरएमएस। एसी में जो भी वोल्टेज गिवन होती है ना, वो हमेशा आरएमएस होती है। तो मैंने पीक बनाया √2 से मल्टीप्लाई करके, यानी पहले लाइन से फेज में आया बाय डिवाइडिंग बाय √3, देन उसको मैक्सिमम बनाया बाय मल्टीप्लाइंग बाय √2। हाँ जी, तो अब आते हैं। अब रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज को बेटा रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज क्यों बोला गया? क्योंकि ये जो हाई वोल्टेज है, ये आपकी आर्क को वापस ला सकती है। तो हम क्या बोल रहे हैं? ऑसिलेशंस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज may cause arc to restrike, may cause arc to restrike। अब बेटा इन ऑसिलेशंस को खत्म करने के लिए ही हम ये रेजिस्टेंस लगाते हैं। अब ये रेजिस्टेंस के सीरीज में हम क्या लगाते हैं? एक स्फीयर गैप लगाते हैं। सर ये स्फीयर गैप किस लिए लगा रहे हैं? बेटा ये इसलिए लगा रहे हैं, जब भी वोल्टेज अक्रॉस सर्किट ब्रेकर हाई होगा, अगर VCB हाई होगा, तो गैप बिटवीन स्फीयर आयोनाइज हो जाएगा। ठीक है, अगर स्फीयर के बीच का गैप आयोनाइज हो गया तो रेजिस्टेंस गेट्स कनेक्टेड। तो ये जो स्फीयर गैप है ना बेटा, ये एक तरह से स्विच का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? स्विच का। यानी ये रेजिस्टेंस को कनेक्ट ही तब करेगा जब हाई वोल्टेज होगा। अब यहां पे हमें क्या ध्यान देना है कि दिस रेजिस्टेंस आर डैम्प्स आउट ऑसिलेशन। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस आर किस लिए लगा है? डैम्पिंग करने के लिए। ठीक है, डैम्पिंग करने के लिए। अब बेटा ये जो भी तुम्हारा नाम है, अब मैं यहाँ पे ये तो पढ़ाऊंगा नहीं रेजिस्टेंस क्या होता है ना? ऑब्वियस सी बात है, नेटवर्क का पार्ट है। चलो अब देखो यहां पे क्या होता है। सबसे पहले अगर सिस्टम मैं लेता हूं अंडर डैम्प्ड लेता हूं। अभी समझना इस ग्राफ का मतलब क्या है। बेटा देखो, ये जो डॉटेड वाला कर्व है ना, ये 50 हर्ट्ज वाली वोल्टेज है आपकी। अब 50 हर्ट्ज वाली जो वोल्टेज होती है, वही आधार बनती है ARV का, सॉरी रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज का। बेटा अगर तुम क्लास 10th में हो तो इस चैनल पे क्या कर रहे हो? इंजीनियरिंग का चैनल है। अभी बात को समझो प्लीज, सभी लोग बात को समझें। प्रोस्पेक्टिव ARV एंड डबल RV में क्या डिफरेंस है, समराइज करवा दीजिए। हे भगवान। बेटा प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज क्या थी करण?
जब कभी करंट को, नॉन जीरो करंट को इंटरप्ट करते हैं तो जो वोल्टेज आती है दैट इज ARV, सॉरी दैट इज योर प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज, करेक्ट। नॉन जीरो करंट पे अगर इंटरप्ट करते हैं तो दैट इज योर प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज, ठीक है। जिस समय पे आर्क को इंटरप्ट करते हैं उस समय जो 50 हर्ट्ज वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है वो होती है एक्टिव रिकवरी वोल्टेज। दोनों चीजों में फर्क समझो ना। प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज कब आती है? जब आप नॉन जीरो करंट को इंटरप्ट कर दें। और ARV कब आती है? जब भले ही आप जीरो करंट को इंटरप्ट करें लेकिन 50 हर्ट्ज की जो वोल्टेज होगी उसकी जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी दैट इज योर ARV। जैसे देखो यहां पे आपने जीरो करंट पे इंटरप्ट किया, ये वाला ग्राफ करंट का है, आपने जीरो करंट पे इंटरप्ट किया तो ये 50 हर्ट्ज वाली जो वोल्टेज है इस समय पे ये क्या कहलाएगी? ARV। फिर आती है रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज। रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज कौन सी है? सॉलिड लाइन जो है ये आपकी 50 हर्ट्ज वोल्टेज के अराउंड ऑसिलेट करती है एट हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये क्या करती है? इट ऑसिलेट्स एट हाई फ्रीक्वेंसी अराउंड 50 हर्ट्ज वोल्टेज। तो बेटा इसका जो डेरिवेटिव होता है वो होता है ट्रिपल RV। समझ आया करण क्या डिफरेंस है तीनों चीजों में? प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज तब आती है जब करंट नॉन जीरो हो और आप आर्क को इंटरप्ट कर दें। करंट जीरो पे भी अगर आप आर्क इंटरप्ट करते हो तो जो 50 हर्ट्ज की वोल्टेज होती है ना दैट इज कॉल्ड एज द एक्टिव रिकवरी वोल्टेज। अब इंटरप्ट करने से जो LC ऑसिलेशन बने उनकी जो वोल्टेज बनी दैट इज रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज। ये 50 हर्ट्ज वाले के अराउंड बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे ऑसिलेट करती है। अब देखो अगर अंडर डैम्प्ड सिस्टम है तो ऑसिलेशंस तो हैं लेकिन ऑसिलेशंस का एम्पलीट्यूड धीरे 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 छोटा होता जा रहा है। तो इसकी कंडीशन ये होती है R ग्रेटर देन हाफ रूट ओवर L/C। अगर ये रेजिस्टेंस लगाओगे ना तो अंडर डैम्प्ड सिस्टम आएगा, धीरे धीरे ऑसिलेशन खत्म होती जाएंगी। अगर बेटा आप ओवर डैम्प्ड की बात करें, अगर आप ओवर डैम्प्ड की बात करें तो यहां पे क्या होता है? ओवर डैम्प्ड सिस्टम में कोई ऑसिलेशन ही नहीं होते, करेक्ट। ये तो कंट्रोल सिस्टम से बच्चा बच्चा जानता है कि ओवर डैम्प्ड सिस्टम के अंदर देयर आर नो ऑसिलेशंस। तो यहां पे क्या होता है? रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज gradually decays to zero, ठीक है। रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज जो होती है ना वो ग्रेजुअली जीरो को डीके होती है, तो यहां पे कोई ऑसिलेशन नहीं होते, ठीक है। अब यहां पे रेजिस्टेंस कितना होता है? इट इज लेस देन हाफ रूट ओवर L/C। ये आपका रेजिस्टेंस आता है, ठीक है। अब लेकिन अगर हमें बात करनी है टू जस्ट एंड ऑसिलेशन, अगर हमें जस्ट ऑसिलेशंस को खत्म करना है तो हम क्या लेते हैं ना, फिर क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम लेते हैं। क्या लेते हैं? क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम। अब ये जो क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम होता है हमारा, यहां पे R होता है हाफ अंडर रूट में L/C, हाफ अंडर रूट में L/C। तो हीन बेटा ये डिराइव करना पड़ेगा। इसका जो इंपिडेंस आप निकालोगे या इसका जो आप ट्रांसफर फंक्शन निकालोगे वहां से जीटा निकलेगा, और जीटा निकलने से आपका क्या निकलेगा? फिर RLC का कंडीशन। अब देखो इस पे मैं क्वेश्चन आपको दिखाऊंगी। हाफ रूट L/C बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये देखो। अब in a 220 kV system the inductance and capacitance up to the circuit breaker location are 25 millihenry and 0.025 microfarad. The value of resistor required which will give no transient oscillation.
अनिरुद्ध बेटा, आप टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पे तुम अपना स्कोर कैसे इंप्रूव करो बताओ, ये मैं कैसे बता सकता हूँ? या तो तुम मेरे से ये कहते हैं कि सर मैं और क्या कर सकता हूँ लास्ट मिनट पे। अब ये पूछोगे कि टेक्स्ट बुक में कैसे स्कोर इंप्रूव करूँ, तो टेक्स्ट बुक के टेस्ट मैंने तो बनाए नहीं। अब दूसरी चीज़ ये है कि बेटा आप सिर्फ नोट्स रिवाइज करो और किसी ऑब्जेक्टिव बुक से आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, है ना। दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन द एग्जामिनेशन। लेकिन अब टेस्ट सीरीज अप टू जेई लेवल है, उससे ऊपर है, उससे नीचे है, ये चीज़ें मैं नहीं जानता। तो मैं एक टेस्ट सीरीज में मार्क्स कैसे बढ़ें ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन इन जनरल आप बेहतर रैंक कैसे लाओ ये मैं आपको बता सकता हूं। अब यहां पे आप क्या करेंगे भाई, कितना रेजिस्टेंस चाहिए ऑसिलेशन खत्म करने के लिए? हाफ रूट ओवर एल बाय सी, 25 मिली हेनरी, 0.025 माइक्रोफैरेड। ठीक है, तो 0.025 1000 10 की पावर 3 बाय 2, तो 500। सिंपल। ठीक है, तो सर्किट ब्रेकर पे ऐसे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स ही आते हैं बेटा, कोई लंबे चौड़े न्यूमेरिकल इस टॉपिक पे ना बनते ही नहीं है। अब आते हैं करंट चॉपिंग पे। अब बेटा आपने ये बोला कि करंट हमेशा तभी इंटरप्ट करना चाहिए जबकि करंट जीरो हो, है ना, आर को तभी इंटरप्ट करें। लेकिन एग्जैक्टली प्रिसाइजली एक वो इंस्टेंट हम कहां से पकड़ लें जहां पे कि करंट जीरो हो? एग्जैक्ट वो इंस्टेंट तो नहीं पकड़ सकते ना, तो ऑब्वियसली उसके आगे पीछे ही इंटरप्ट किया जाता है। तो देखो हम क्या कहते हैं, एट इंस्टेंट ऑफ I equal to 0, practically arc cannot be interrupted. Practically arc cannot be interrupted. Correct. अब हम क्या कहते हैं, if arc is interrupted, if arc is interrupted at I non-zero, then V prospective कितना, I root L by C is induced across circuit breaker, है ना। अब ये जो वोल्टेज आपकी सर्किट ब्रेकर के अक्रॉस आई, ये क्या कर सकती है, इट कैन कॉज डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, इट कैन कॉज डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, है ना, एंड आर्क में रीस्ट्राइक, आर्क वापस आ सकती है। सही बात है, ये बात चमकी, आर्क वापस आ सकती है। अगर मेरे बच्चों आर्क वापस आ गई तो फिर से वही करोगे, फिर दोबारा इंटरप्ट करोगे। तो इस तरह से अगर चलता रहेगा, देखो आपने ना नॉन जीरो करंट पे इंटरप्ट किया, ध्यान से देखिएगा, आपने नॉन जीरो करंट पे इंटरप्ट किया तो क्या बना, यहां बनी ये प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज। अब इसने क्या किया, बीच के मीडियम को आयोनाइज कर दिया, बीच के मीडियम को आयोनाइज कर दिया। तो जैसे ही आपने देखो पहले आर्क को इंटरप्ट किया ना, आपने आर्क को इंटरप्ट किया तो करंट जीरो हो गया। अब इसने प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज ने मीडियम को आयोनाइज कर दिया, दोबारा से करंट बहने लगा, फिर से देखो करंट आ गया, फिर से ये करंट आ गया, करेक्ट। अब फिर से ये करंट आ गया, ये बात आपको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई, तो आपने फिर से आर्क को इंटरप्ट किया, थोड़ी देर बाद यहां पे करंट को जीरो कर दिया, फिर से आपने आर्क को इंटरप्ट किया। जैसे ही आपने आर्क को इंटरप्ट किया फिर से वोल्टेज बनेगी भाई, फिर से इस तरह की वोल्टेज बनेगी, ये फिर से आर्क बनाएगी जिससे कि करंट फिर से आ जाएगा। तो इस टाइप से आर्क को जो है ना मल्टीपल टाइम इंटरप्ट करना पड़ता है बच्चों, आर्क को मल्टीपल टाइम इंटरप्ट करना पड़ता है, और इस चक्कर में करंट की वेवफॉर्म ऐसे लगती है जैसे बीच में से किसी ने कट कर दी हो। इसे कहते हैं करंट चॉपिंग फिनोमिना। ये जो करंट चॉपिंग फिनोमिना होता है ना, करंट चॉपिंग, ये सबसे ज्यादा देखा जाता है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में, इज मोस्ट सिवियर इन एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। ठीक है, और ये जो हमने रेजिस्टेंस स्विचिंग पढ़ी है ना, तो ये रेजिस्टेंस स्विचिंग इसी में यूज की जाती है। रेजिस्टेंस स्विचिंग इज यूज्ड टू अवॉइड करंट चॉपिंग।
is used to avoid current chopping. ठीक है जी, बात क्लियर हो गई। अब जरा ये क्वेश्चन देखें, फटाफट आ जाओ भाई। द रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज इज मेजर्ड इन, रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज में क्या देखते हो? आरएमएस, पीक, इंस्टेंटेनियस, एवरेज। क्या देखा जाता है भाई, बताओ जल्दी से। ये सब क्वेश्चन तो उड़ा दो धुएं में एकदम, ठीक है। ये सब फटाफट करते जाना है, इसमें तो टाइम लगना ही नहीं चाहिए। क्या आ रहा है, बी या सी, इंस्टेंटेनियस या पीक? कंफ्यूजन लग रहा है भाई बच्चों को, जल्दी से बताओ। इसमें आएगा बेटा पीक वैल्यू, इंस्टेंटेनियस में आती है एआरवी, रीस्ट्राइकिंग का देखते हैं पीक विच इज 2 ARV। चलो अगला देखो, द रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज इज डिपेंडेंट ऑन, रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज का रेट ऑफ राइज किस पे डिपेंडेंट होता है? बताओ भाई। ट्रिपल आरवी, ट्रिपल आरवी डिपेंड करता है डी, इंडक्टेंस कैपेसिटेंस। ये अभी आपने देखा ना, ARV बाय रूट LC होता है, ये अभी तो निकाला। तो L और C पे डिपेंडेंट होता है, बहुत ही बढ़िया। अगला, एवरेज ट्रिपल आरवी ऑफ अ 132 kV सर्किट ब्रेकर इज 10 kV पर माइक्रोसेकेंड एट फॉल्ट पावर फैक्टर ऑफ 0.8 लैग। What is the average triple RV if fault power factor is 0.66 lag keeping remaining condition same? सब कुछ सेम है, बस पावर फैक्टर बदला है। अब आपको बताना है एवरेज ट्रिपल आरवी क्या होगा, बताओ भाई जल्दी से बताओ। आलम जी ये क्या कर रहे हो, बोलो बच्चों क्या आएगा आंसर, फटाफट करते चलो, खत्म होने वाला अपना ये टॉपिक। चलो जल्दी से, आप लोग भी फ्री हो जाओगे। इलेक्ट्रिकल ड्राइंग मुश्किल है बेटा, ऐसा तो कोई सीरीज ला पाना, मतलब तुम्हारे कॉलेज के सब्जेक्ट्स के लिए मैं नहीं ला सकता सीरीज। द रीजन बीइंग कि बहुत ज्यादा सीरीज चलेगी नहीं तो कोई फायदा भी नहीं है यार। अभी जो मेजर सब्जेक्ट होते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं, कॉलेज में भी आते हैं, उनको देखने तो बच्चे आते नहीं। अब देखो ये जो है ना, ARV साइन फाई के प्रोपोर्शनल होता है, तो ये प्रोपोर्शनल बन गया साइन फाई के। अब ट्रिपल RV2 बाय ट्रिपल RV1 इज साइन फाई 2 बाय साइन फाई 1, ठीक है। अब यहां पे साइन फाई 2 होगा कॉस इनवर्स 0.66 बाय साइन कॉस इनवर्स 0.8। तो यहां से आप ट्रिपल RV2 निकाल सकते हो बेटा। कितना आ रहा है, निकाला किसी ने? सेम नहीं आएगा, किसी ने नहीं निकाला? ये आ रहा है 12.52। ठीक है, तो दैट विल बी योर ट्रिपल RV। अगला देखिए भाई, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस दिया है, शंट रेजिस्टर रिक्वायर्ड फॉर क्रिटिकल डैम्पिंग। फटाफट बताओ कितना रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा क्रिटिकल डैम्पिंग के लिए? L और C मुझे मालूम है, कम ऑन एवरीबॉडी।
What will be the value of resistance for critical damping? फटाफट से बताएं सभी बच्चे। एवरेज कैसे सेम आ जाएगी कुंदन? एआरवी पे डिपेंड करती है ना, तो फाई पे डिपेंड करता है एआरवी। अब आर क्या आएगा यहां पे बेटा? हाफ रूट ओवर एल बाय सी 1/10⁻⁻8 5000। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बेटा, बात तुम्हारी सही है शाहनवाज, बिल्कुल मैं मान रहा हूं इलेक्ट्रिकल ड्राइंग इज वेरी वेरी नेसेसरी, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है कि ये बात बच्चे नहीं समझते। समझाओगे 2 दिन 4 दिन मोटिवेशन रहेगा, लेकिन जब तक किसी चीज़ की लैक नहीं दिखती है ना बच्चों को, जब तक ये सिर पे नहीं आन पड़ती है तलवार, तब तक कोई कुछ करता नहीं है। क्या करें बताओ? दैट इज़ द हार्श रियलिटी। जब बिल्कुल हो जाता है कि भैया इसके बिना काम ही नहीं चलेगा, तब लोगों को अकल आती है कि कर लेते हैं कुछ। और फिर क्या होता है यार, क्लास एकदम खाली दिखती है ना, तो मोटिवेशन लेवल एकदम चला जाता है। अब ऑब्वियस सी बात है, किसी चीज़ पे मैं थोड़ा रिसर्च करके बहुत अच्छा कंटेंट बना के तुम लोगों को प्रेजेंट करूं, तुम लोगों को सिखाऊं, और फिर कोई देखे भी ना, तो वो सारा एफर्ट तो वेस्ट हो गया। चलो फटाफट इसका आंसर बताओ भाई। वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट ब्रेकर कॉन्टेक्ट्स। चलो अच्छी बात है, सूजल सर बेस्ट, आपको अगर अच्छा लग रहा है। क्या आएगी देखो, ये कह रहा है इंस्टेंटेनियस करंट जो आपने इंटरप्ट किया है दैट इज 7 एम्पियर। कितना आ रहा है ये बताओ? वैल्यू निकाली किसी ने? आलसी हो गए हो तुम लोग। $865.97 kV। समझे? ये देखो, a triple L fault occurs at the terminal of circuit breaker of a 220 kV system. Power factor is 0.8 lagging. Value of active recovery voltage. करो जरा, एक्टिव रिकवरी वोल्टेज निकालना है। कम ऑन एवरीवन, फटाफट से करो। और नेक्स्ट वीकेंड ना, नेक्स्ट सैटरडे हम प्रोटेक्शन में रिलेज का मैराथन करेंगे, जिसके बाद हमारा पावर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। मैं तो बढ़िया हूं बेटा, आप बताओ आप कैसे हो? देखो एआरवी क्या होता है? K1 K2 K3 VM sin phi। अब K2 होगा 1.5, अनग्राउंडेड फॉल्ट है। K3 आप 1 ही ले लो, फेज वोल्टेज मान लो। अब 220 kV लाइन है, पहले इसे बनाया फेज, फिर मैक्सिमम के लिए √2 और साइन फाई के लिए 36.86। ठीक है, अब ये हो गया आपका 330 161.66। ठीक है, तो आंसर विल बी ए। ए आंसर में आ गया भाई। अगला देखो, पीछे का छूट गया क्या? हाँ ये रह गया ना, जरा ये देखो। आ 33 kV 3 फेज ऑल्टरनेटर हैज एन अर्थड न्यूट्रल। नहीं बेटा 1.5 ही होता है अनग्राउंडेड फॉल्ट के लिए। द इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस आर गिवन, पावर फैक्टर इज गिवन, और ये बोला है 80% ऑफ रेटेड वोल्टेज है वोल्टेज। ट्रिपल आरवी निकालना है, ट्रिपल आरवी।
देखो पहले पीक निकाल लो और फिर एवरेज निकाल लेना, क्योंकि बताया नहीं ना एवरेज ट्रिपल आरवी चाहिए या मैक्सिमम, तो दोनों निकाल लो जो ऑप्शन मैच कर जाए। ठीक है, आपको तो दोनों ही आता है, पहले मैक्सिमम निकाल के फिर 2/पाई कर दो तो एवरेज हो जाता है। बताओ जरा इसका आंसर। पावर फैक्टर दे रखा है, वोल्टेज 80% दे रखी है, ठीक है, अर्थड दे रखा है, न्यूट्रल जो है अर्थड है, लेकिन ये भी बोला है फॉल्ट इज आइसोलेटेड फ्रॉम ग्राउंड, यानी कि फॉल्ट इज अनग्राउंडेड। करना जरा इसको। बताओ भाई। बी, देखें, देखो पहले ना ARV निकालते हैं, K1 K2 K3 VM sin phi। अब K1 है 80% वोल्टेज 0.8, फॉल्ट आइसोलेटेड है 1.5। VM कैसे लिखें भाई, वोल्टेज ये 80% है ना बेटा, दैट इज बिकॉज ऑफ आर्मेचर रिएक्शन, 33/√3, मैक्सिमम के लिए √2, साइन फाई पावर फैक्टर 0.3 दे रखा है ना, तो फाई होगा कॉस इनवर्स 0.3। ठीक है, ये आएगा। $30.84 ये आ रहा है भाई। अब ट्रिपल आरवी मैक्सिमम जो होता है, ठीक है, ये होता है ARV ओवर √LC। ठीक है, तो 30.844 डिवाइडेड बाय √LC, 6 × 0.02 × 10⁻⁻9, तो ये आ रहा है 2.815 kV/μs। अब अगर आप चाहो तो आप एवरेज भी निकाल सकते हो बेटा। एवरेज के लिए क्या करोगे, 2/पाई ARV/√LC, (1.792 kV/μs)। अब देखो जी, कोई सा मैच कर रहा है, कोई सा मैच नहीं कर रहा। क्लोजेस्ट एवरेज के भी ये आ रहा है A, है ना। आपने पहले क्लास लेना स्टॉप कर दिया यूट्यूब पे, मतलब नेक्स्ट टेस्ट कब होगा, मतलब कौन से टेस्ट की बात कर रहे हो। अगला देखो भाई, a 3-phase 50 Hz 1.5 cycle circuit breaker is interrupting a fault current. The fault current lags the voltage by 72 degree. If the circuit breaker contacts get fully opened at voltage 0, then circuit breaker operating time is। देखो इस क्वेश्चन को बना पाना ना थोड़ा सा टफ है। एक्चुअली क्या है, यहां पे फंडा ये है कि अगर ये मेरी वोल्टेज है तो यहां पे सर्किट ब्रेकर कॉन्टेक्ट ओपन, अब जो करंट है वो इससे लैग कर रहा होगा, करंट इज ऑब्वियसली गोइंग लाइक दिस, तो I = 0 पे आप आर्क को इंटरप्ट करोगे। ठीक है, और ये बताया है कि ये लैग कितना करता है ना, ये 72 डिग्री लैग कर रहा है। ये कितना लैग कर रहा है, 72 डिग्री। तो अब अगर मैं पता लगाऊं इंटरप्शन पॉइंट में कितना टाइम लगा, 72 डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट कर लो π/180 करके, ठीक है, और डिवाइडेड बाय ओमेगा, दैट इज 2π50। पाई से पाई कट गया 100 और 2.5 0.4 मिली सेकेंड, एक सेकेंड, यही बन रहा ना। ये 2π में ये 100 बचा
और ये 2.5 पे जा रहा है 250, तो ये 4 मिली सेकेंड आएगा एक्चुअली, 4 मिली सेकेंड। अब ये 1.5 साइकिल है, 1.5 साइकिल का ये मतलब हुआ कितना 30 मिली सेकेंड, और 4 मिली सेकेंड आर्क में लगे तो 34। सर्किट ब्रेकर को खुलने में 30 मिली सेकेंड बने और आर्क को एक्सटिंक्ट करने में 4 मिली सेकेंड, क्योंकि आर्क कब करोगे इंटरप्ट, जबकि करंट 0 होगा, और सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट कब खुले, जब आपका वोल्टेज 0 था। तो बेटा अभी भी मैं डेली लाइव आता हूं लक्ष्मण, अभी 3 दिन मैंने स्ट्रैटेजी सेशन लिया है 6 बजे, आज मैं आपका मैराथन ले रहा हूं, मंडे से फिर चर्चा सीरीज ला रहा हूं, अगले हफ्ते से अंतिम बैच ला रहा हूं, अभी भी मैं डेली 6 बजे लाइव आता हूं, ठीक है। अब कुछ रेटिंग सर्किट ब्रेकर की भाई, जैसे पहली रेटिंग है रेटेड वोल्टेज। रेटेड वोल्टेज का मतलब होता है जितनी वोल्टेज सर्किट ब्रेकर के अक्रॉस लॉन्ग टाइम के लिए आप लगाए रह सकते हो विदाउट डैमेजिंग द सर्किट ब्रेकर, दैट इज द रेटेड वोल्टेज ऑफ सर्किट ब्रेकर। अब ये जो रेटेड वोल्टेज होती है ना, सिस्टम की रेटिंग से ज्यादा होती है, यानी सर्किट ब्रेकर की जो वोल्टेज झेलने की कैपेसिटी है वो ऑब्वियसली आपकी सिस्टम से ज्यादा ही होगी, तभी वो सेफ रह सकता है। अगला आता है ब्रेकिंग कैपेसिटी। अब देखो ये हमारा फॉल्ट करंट का डायग्राम है, यही होता है, इसके अंदर ये जो बीच में रेड डॉटेड कर्व है ये क्या होता है, ये होता है डीसी ऑफसेट करंट, डीसी ऑफसेट करंट, करेक्ट। और इसके ऊपर ये जो एसी होता है इट इज कॉल्ड एज सिमेट्रिकल करंट, ठीक है, सिमेट्रिकल करंट। बेटा कितनी बार ट्रांसमिशन लाइन पे लाइव क्लास करूं, 3 प्लेलिस्ट हैं जीपी स्टार, 3 या 4 प्लेलिस्ट ट्रांसमिशन लाइन की, कितनी बार लाइव। अब बेटा आप अगर चैनल पे लेट आओगे या बाद में जुड़ोगे तो अब हर बार जब जब कोई नया बच्चा आएगा तो दोबारा थोड़ी ना लाइव क्लास लगाई जा सकती है। अब देखो लास्ट ईयर पूरा कराया, ठीक है, और इसके अलावा क्या इस ईयर रफ्तार सीरीज में पूरा रिवाइज करा दिया ट्रांसमिशन लाइन। अब बार बार एक ही टॉपिक पे लाइव लगा के भी क्या फायदा। अब देखो इसके अंदर सबसे पहले आता है सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट, इसका मतलब होता है एसी कंपोनेंट ऑफ ब्रेकिंग करंट। अब क्या होता है बेटा कि यहां पे देखो ये जो y है ये तो DC है, ये y जो है ये तो DC है, और x जो है AC है, तो I सिमेट्रिकल जो x आपका AC है ना उसका x बाय √2 होता है, दैट इज द सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट। और इसकी जो ब्रेकिंग कैपेसिटी है √3 VRMS इंटू I सिमेट्रिकल। बेटा मैं अपनी स्पेशल क्लासेस का लिंक हर क्लास में देता हूं करण, वहीं पे मिलेगा बेटा आपको PYQ। एसिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट, देखो अब एसिमेट्रिकल में DC और AC दोनों चीजें इंक्लूड हो जाती हैं, ये हो जाता है y² प्लस x बाय √2 का स्क्वायर। आप जानते हो ना DC प्लस AC का जो RMS निकलता है वो होता है √DC² अपॉन प्लस AC²। हाँ मेरा तो फिक्स ही है टाइमिंग। अब अगर इस पे पावर निकालोगे यानी एसिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी, तो √3 VRMS इंटू IASY ये बनेगा। अब इसके बाद आता है भाई मेकिंग कैपेसिटी। मेकिंग कैपेसिटी क्या होता है, मैक्सिमम करंट दैट कुड बी हैंडल्ड by circuit breaker without operating the circuit। बेसिकली यहां पे ना सर्किट ब्रेकर ओपन नहीं होता है, यहां पे बस सर्किट ब्रेकर मैक्सिमम कितना करंट झेलता है, तो आई मेकिंग क्या होता है 1.8 इंटू √2 इंटू आई सिमेट्रिकल। बेसिकली क्या है ना, ये AC का मैक्सिमम है √2 इंटू आई सिमेट्रिकल, रेटेड तुम्हारा AC का मैक्सिमम है। इसमें 1.8 क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि बेटा AC और DC दोनों है, तो AC प्लस DC करने के लिए 1 से बड़े फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है।
तो ये हुआ 2.55 आई सिमेट्रिकल। बेटा रेटेड करंट जैसी कोई चीज नहीं होगी, क्योंकि क्या है, बहुत सारे करंट रेटिंग है एक सर्किट ब्रेकर के ही। मेकिंग करंट, ब्रेकिंग करंट, सिमेट्रिकल ब्रेकिंग, एसिमेट्रिकल ब्रेकिंग, है तो सारे करंट ही। लेकिन करंट में भी बहुत वैरायटी ऑफ रेटिंग है। जैसे एससीआर हम पढ़ते हैं तो एससीआर के अंदर सर्ज करंट होता है, ठीक है। तो बहुत सारे तरह के करंट्स हो सकते हैं, तो करंट रेटिंग जरूरी नहीं कि एक ही हो। अब आते हैं भाई टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर पे। इसमें पहला आता है अपना ऑयल सर्किट ब्रेकर। ऑयल सर्किट ब्रेकर में क्या होता है, ये ट्रांसफॉर्मर के अंदर यूज किया जा सकता है। यहां ऑयल जो है ना आपके लिए, ऑयल आपके लिए एक डाइलेक्ट्रिक का काम भी करता है, यानी इंसुलेटर का भी, और एक कूलिंग मीडियम का भी काम करता है, यानी कि जो भी हीट पैदा होती है ना उसको ये कैरी कर लेता है, उसको ये बाहर निकाल देता है। तो ये फायदा होता है ऑयल सर्किट ब्रेकर के अंदर। आई सिमेट्रिकल और ब्रेकिंग कैपेसिटी अलग अलग हुए ना साई किरण। जैसे अब आप पावर और करंट को बराबर थोड़ी बोलोगे। करंट है आई सिमेट्रिकल और एस सिमेट्रिकल है ब्रेकिंग कैपेसिटी। अब देखो यहां पे क्या होता है कि मिनरल ऑयल के अंदर हम लोग क्या करते हैं, सर्किट ब्रेकर को पूरा इमर्स्ड रखते हैं, यानी सर्किट ब्रेकर की प्लेट्स के बीच में जो इंसुलेटिंग मीडियम है दैट इज एक्चुअली मिनरल ऑयल, और यू कैन से इंसुलेटिंग ऑयल। अब क्या होता है, जब सर्किट ब्रेकर के कॉन्टेक्ट सेपरेट होते हैं, उनके बीच में आर्क बनती है। ऑब्वियसली आर्क का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। अब इससे आपका जो ऑयल होता है ना वो ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। ऑयल जो है ब्रेक डाउन हो जाता है और उससे बनने लगती है हाइड्रोजन गैस। अब ये जो हाइड्रोजन गैस होती है ये आर्क के चारों तरफ एक हाइड्रोजन का बबल बना देती है। अब हाइड्रोजन का ये जो बबल बनता है ना, ये आर्क को रीस्ट्राइक करने से प्रिवेंट करता है, क्योंकि हाइड्रोजन बबल जो है एक इंसुलेटर का काम करेगा। ये आपको आर्क के लिए आयंस देगा ही नहीं, यानी यहां पे आयोनाइजेशन दिखेगा ही नहीं। ये जो आयंस है ना उनको दूर करता जाएगा। ये जो बबल बनेगा बेसिकली आर्क को चारों तरफ से घेर करके आर्क को बुझा देगा और आर्क रीस्ट्राइक नहीं कर पाएगी। तो इस तरह से ऑयल सर्किट ब्रेकर के अंदर आर्क खत्म की जाती है। अब ऑयल सर्किट ब्रेकर भी दो तरह के होते हैं, एक मिनिमम ऑयल और एक बल्क ऑयल। मिनिमम ऑयल के सर्किट ब्रेकर के अंदर ऑयल कम रखा जाता है। बल्क ऑयल के अंदर आर्क के लिए तो रखते ही हैं ऑयल, लेकिन ये साथ साथ इंसुलेटर की तरह काम करता है, इसीलिए यहां पे ऑयल ज्यादा दिया जाता है। आर्क को भी खत्म करता है और इंसुलेटर का काम भी करता है, ठीक है। इसका भी मेथड सेम ही है। ये क्या करता है, आर्क को चारों तरफ से घेर लेता है, उसमें से आयंस हटा देता है, और आयन हटा देने के कारण आर्क का रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है और आर्क का करंट धीरे धीरे घटता जाता है। तो देखो ये दिखा रखा है बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर। देखो ऊपर तक ऑयल भरा हुआ है, क्योंकि यहां ऑयल जो है आपके लिए इंसुलेटर का काम भी करेगा और ऑयल ही आपके लिए कूलेंट का काम भी करेगा। अगला आता है मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर, जहां पे मैंने क्या बताया, ऑयल का काम सिर्फ आर्क के लिए है। यहां पे ये आपके लिए कूलेंट का काम नहीं करेगा। तो इट इज ओनली यूज्ड एज द इंटरप्टिंग मीडियम, ठीक है। इट इज ओनली यूज्ड एज द इंटरप्टिंग मीडियम। तो ऑयल का ऑयल की क्वांटिटी कम होती है, ठीक है जी। अगला आता है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर देखो ये जो फिक्स्ड और मूविंग प्लेट होती है सर्किट ब्रेकर की, इसके बीच में एयर को फ्लो कराया जाता है। एयर को फ्लो करा देने से जो आर्क होती है हमारी बीच में से रिमूव हो जाती है। ये 15 केवी तक यूज किया जा सकता है, 15 केवी तक यूज किया जा सकता है। अब इसके अंदर दो होते हैं, प्लेन एयर और एयर ब्लास्ट, ठीक है। अब प्लेन एयर सर्किट ब्रेकर के अंदर क्या होता है कि सिंपली एयर अंदर भेजी जाती है। एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाती है, आर्क को ऊपर पुश करते ही, मैंने बताया था ना मेटल रॉड होती हैं जिन्हें स्प्लिटर कहते हैं, ये आर्क को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करती है, जिससे आर्क का एक्सटिंक्शन हो जाता है आसान। और एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में हाईली प्रेशराइज्ड एयर भेजी जाती है और इनकी वोल्टेज रेटिंग भी बहुत ज्यादा होती है। तो बेसिकली देखो प्लेन एयर सर्किट ब्रेकर, इससे ज्यादा रेटिंग होती है ऑयल सर्किट ब्रेकर की, और इससे ज्यादा रेटिंग होती है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर की, ठीक है। इस तरह से रेटिंग डिसाइडेड होती है। अब इसके अंदर SF6 सर्किट ब्रेकर आता है। SF6 सर्किट ब्रेकर में क्या है ना, SF6 गैस जो है ये एज अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम यूज की जाती है। इसको डाइलेक्ट्रिक मीडियम की तरह यूज क्यों करते हैं,
क्योंकि बेटा SF6 के अंदर ना बहुत हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, यानी हाई टेम्परेचर के अंदर अगर इसका इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकल भी गया तो इसके अंदर बहुत ज्यादा काबिलियत है उस इलेक्ट्रॉन को वापस खींच लेने की। तो दैट इज वाई SF6 सर्किट ब्रेकर में जो गैस होती है ये आयनाइज अगर होती है तो ये डी आयोनाइज भी बहुत जल्दी होती है। इसकी रेटिंग 33 केवी से 800 केवी तक हो सकती है। ठीक है, तो यहां पे देखो दिखा रखा है ना, ये आपके पास जो है ये बीच में क्या है, ये SF6 गैस है। SF6 गैस जो होती है वो इलेक्ट्रॉन्स बहुत तेजी से एब्जॉर्ब करती है, जिस कारण से आर्क एक्सटिंक्ट हो जाती है। अगला होता है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के अंदर जो है ना, हम लोगों ने बीच में कोई भी मीडियम नहीं देते हैं, बीच में कोई मीडियम नहीं देते। फिर आर्क कैसे बनेगी सर? क्या होता है जब आप प्लेट्स को सेपरेट करते हो तो बहुत हाई टेम्परेचर पैदा होने से ये जो मेटल की प्लेट्स होती हैं इनका मेटल ही वेपराइज हो जाता है, और मेटल अगर वेपराइज हो जाता है तो वो मेटल ही आपकी आर्क बनाने में मदद करता है। बेसिकली आपकी मदद तो नहीं कर रहा, लेकिन हाँ आर्क की मदद करता है, आर्क की मदद करता है, जिस कारण से आर्क बनती है। लेकिन अब ये जो मेटल के आयन है ना, ये बहुत तेजी से कंडेंस होके वापस प्लेट्स पे जमा होने लगते हैं, तो यहां पे आर्क सबसे तेजी से एक्सटिंक्ट होती है, लेकिन इसकी कॉस्ट भी ज्यादा होती है। अब फटाफट क्वेश्चन पे आ जाओ। व्हेन यूजिंग एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर करंट चॉपिंग इज ऑब्जर्व्ड व्हेन। करंट चॉपिंग कब देखा जा सकता है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में? बताइए, करंट चॉपिंग, व्हेन कैन यू सी करंट चॉपिंग? इसका आंसर होता है सी। ट्रांसफॉर्मर जब नो लोड पे चलता है ना तो ये मैग्नेटाइजिंग करंट कैरी करता है, और यहां पे हमें करंट चॉपिंग देखने मिलता है इसके मैग्नेटाइजिंग करंट को जब हम इंटरप्ट करते हैं। अगला देखो भाई, रेटेड ब्रेकिंग कैपेसिटी ऑफ अ सर्किट ब्रेकर इज इक्वल टू, जो सर्किट ब्रेकर की ब्रेकिंग कैपेसिटी रेटिंग है, ब्रेकिंग कैपेसिटी वो किसके बराबर है? बताओ भाई, किसके बराबर है? एस इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड वोल्टेज। ठीक है, करंट एंड वोल्टेज। तो सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट लेते हैं ना, एसी कंपोनेंट ऑफ करंट इनटू वोल्टेज। अगला देखो, अ 3 फेज सर्किट ब्रेकर इज रेटेड 2000 MVA 33 kV, मेकिंग करंट बताइए, मेकिंग करंट बताइए बच्चों, जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे मेकिंग करंट क्या होगा भाई? कम ऑन एवरीबॉडी, व्हाट इज योर मेकिंग करंट इन दिस केस? हाँ भाई वो सफिशिएंट है, रिवीजन कराया जा रहा है अमित। एक होता है विजन जब आप कुछ देखते हो, एक होता है रिवीजन जब आप उसको दोबारे देखते हो। तो दोबारे देखने के लिए पहले देखा होना चाहिए ना। अब देखो यहां पे पहले आई सिमेट्रिकल निकालेंगे, रेटेड करंट मत ले लेना सर्किट ब्रेकर का, इट इज पावर बाय √3 इंटू वोल्टेज। अब आई मेकिंग इज 2.55, आई सिमेट्रिकल कितना आ रहा है ये 89 किलो एम्पियर आना चाहिए आपका डी। ठीक है, इस पे भी न्यूमेरिकल बन सकता है। अगला देखो, मेकिंग करंट इसका बताओ, ये तो हो गया ना ऑलरेडी। चलो अगला देखो, विच इज द प्रेफर्ड टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर टू बी इंस्टॉल्ड फॉर EHV AC सिस्टम? एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज में किसको प्रेफर करोगे भाई? जल्दी से बताओ सभी बच्चे। किसको? SF6, सही बात है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, बहुत तेजी से आर्क को खत्म करती है, 800 kV तक जाता है ना SF6। चलो ये बताओ, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन पूछा है भाई। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन अभी मैंने आपको बताया, जब आप आर्क को इंटरप्ट करते हो ऑसिलेशन फॉर्म होती है, तो क्या ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी है? फटाफट बताएं, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन? और अगले हफ्ते अपनी पावर सिस्टम की आखिरी मैराथन होने वाली है भाई, उस मैराथन में हम क्या करेंगे? रिलेज खत्म करेंगे। ठीक है, एफ ऑसिलेशन इज 1/2 पाई √LC
L कितना है भाई 15 मिली हेनरी, C 2 × 10⁻⁻6। तो 1 पॉइंट समथिंग किलो हर्ट्स आनी चाहिए। तो 2 6 हो गया, 30 3 × 10⁻⁻8। बताओ जरा कितना आ रहा है। अरे 2 × 10⁻⁹ आएगा एक्चुअली। 9 और 3 12, तो ये 6 होगा। कितना आ रहा है 29 किलो हर्ट्स। ए चल बेटा, तो सर्किट ब्रेकर की मेरी प्लेलिस्ट देख लो। अब मैं अलग से पॉलीटेक्निक के लिए लेक्चर थोड़ी लगा पाऊंगा, है ना। तो जो मैंने प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर रखी है शुभम इस चैनल पे, या जो मैंने आज पढ़ाया है, ये पढ़ लो, इससे फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा। इसके आगे कोई भी किताब पढ़ोगे अपने आप समझ आ जाएगी। द मेकिंग एंड ब्रेकिंग करंट ऑफ 3-phase AC सर्किट ब्रेकर इन पावर सिस्टम रिस्पेक्टिवली आर। मेकिंग एंड ब्रेकिंग करंट क्या होता है? मेकिंग करंट होता है इंस्टेंटेनियस, और ब्रेकिंग हमेशा लेते हैं RMS। मेकिंग जो होता है पीक वैल्यू होती है ना, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। लोएस्ट वोल्टेज रेंज किसकी है जल्दी बताओ। लोएस्ट वोल्टेज रेंज, सबसे कम वोल्टेज रेटिंग कौन से सर्किट ब्रेकर की है? फटाफट बताएंगे भाई। सबसे कम वोल्टेज रेटिंग कौन से सर्किट ब्रेकर की है? द आंसर इज एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर। एयर ब्लास्ट की ज्यादा होती है, एयर ब्रेक की कम होती है। अरे घोंचुओ, डी आएगा। कंसीडर द फॉलोइंग सर्किट ब्रेकर फॉर 220 kV सबस्टेशन। इसमें से आप इंडोर के लिए किसे यूज कर सकते हो? देखो दो चीजें देखना बेटा, इंडोर करना है और 220 kV के लिए करना है। इंडोर और 220 kV उतनी हाई वोल्टेज पे, इंडोर और 220 kV, तो आंसर विल बी SF6। SF6 यूज किया जाता है इंडोर के लिए, ठीक है। अगला देखो भाई, ब्रेकिंग करंट पूछ रहा है, बहुत इजी है। ब्रेकिंग करंट बता दो। मेकिंग करंट पीक वैल्यू है ना, पीक वैल्यू भी तो इंस्टेंटेनियस ही होती है भाई, उस इंस्टेंट के लिए तो टिकती है पीक वैल्यू। क्या आएगा जल्दी बोलो। ब्रेकिंग करंट, आई ब्रेकिंग इस 1500, कितना आ रहा है बताओ, कितना किलो एम्पियर? 26.24 आ रहा होगा भाई, दैट इज सी। तो बेटा अब मेरे अनुसार आप रेडी हो सर्किट ब्रेकर के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। सर जो स्टडी गेट के लिए की है वो नॉन गेट PSU एग्जाम के लिए कंप्लीट सिलेबस है। कंप्लीट तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ 80-90%। एक आध सब्जेक्ट कभी इधर उधर हो जाता है, थोड़ा नॉन टेक्निकल पोर्शन हो जाता है ऐड, तो 80% तो आप कवरेज मान के चल सकते हो। 1000 एम्पियर, इसका मतलब ये होता है इतना करंट सर्किट ब्रेकर कॉन्टिन्यूसली कैरी कर सकता है विदाउट ओपन सर्किटिंग।